जेएनयू है, आईएम है, जितने विश्वविद्यालय हैं, इनकी जो जमीन है, एयरपोर्ट है, इनकी जो जमीन है, उनका जो किराया है वो भारत के 135 करोड़ नागरिकों को दिया जाएगा। तो जो पूरा किराया और पूरा जो रॉयल्टी आएगी उसका 65% हिस्सा भारत के नागरिकों में समान रूप से बांटा जाएगा और बाकी जो 35% हिस्सा है वो सेना के खाते में जाएगा, सेना के लिए खर्चा किया जाएगा। और इस कानून के छपने के बाद प्रधानमंत्री एक राष्ट्रीय खनिज अधिकारी की नियुक्ति करेंगे और वो राष्ट्रीय खनिज अधिकारी इसका सारा लेखा जोखा, सारा ब्यौरा रखेगा, सारी जानकारी इकट्ठी करेगा, सारा पैसा जो भी किराया आ रहा है, जितना मिनरल रॉयल्टी आ रही है, वो सबको बांटने का काम का देखा जोखा राष्ट्रीय खनिज अधिकारी रखेगा। और वो जो राष्ट्रीय खनिज अधिकारी है वो वोट वापसी पासबुक के दायरे में रहेगा। कहने का मतलब है कि अगर वो काम अच्छा नहीं कर रहा है, अगर लोगों को लगता है वो अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, तो वो लोग, आम जनता उसे नौकरी से किसी भी दिन हटा के दूसरे व्यक्ति को वहां पे नौकरी पे रख सकती है। तो यही इसका छोटा सा सार है और ये इसका नमूना है धन वापसी पासबुक का, कि अगर आपको मिल जाती है तो जनवरी में, जैसे अगर देख पा रहे हो पहला कॉलम है जनवरी में प्राप्त रॉयल्टी, तो अलग अलग जो भी मिनरल्स है उनसे जो अलग अलग रॉयल्टी आ रही है आपको हर महीने 22 रुपए कोयला से आया, लोहा से 17 रुपए आया, तांबा से 40 रुपए आया, तो पहले महीने का जोड़ करके 580 रुपए आपको मिला। हो सकता है फरवरी में दाम बढ़ जाए तो आपको ज्यादा रुपए मिले, 600 रुपए मिल जाए। हो सकता है मार्च में दाम घट जाए तो आपको 600 रुपए से घट के 400 रुपए मिले। तो ये दाम घटता बढ़ता रहेगा लेकिन कुछ ना कुछ दाम आपको मिलता रहेगा। तो ये रहा। ठीक है, फिर धन्यवाद प्रेजेंटेशन खत्म हुआ। हाँ, बहुत धन्यवाद कुशाग्र जी। कुशाग्र जी पहले पेज पे दोबारा चले जाएं। तो जैसे कुशाग्र जी ने बताया हमें कि धन वापसी पासबुक क्या है, वो देश के लिए और देश की सुरक्षा के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, और अभी उसके किन दामों पे वो खोदा जा रहा है, निकाला जा रहा है देसी और विदेशी कंपनियों के द्वारा। एक मैं यहाँ पर और छोटा सा फैक्ट रखना चाहूंगी कि अभी कुछ महीने पहले ही एफडीआई की जो लिमिट है वो कोल माइनिंग में 100% कर दी गई है। मतलब कि जो विदेशी कंपनियां हैं अब वो 100% अपनी भागीदारी यहाँ दिखा सकती हैं कोयले को निकालने में। तो ये एक बहुत छोटा उदाहरण है, पर ऐसी लूट के हजारों उदाहरण हैं, और ये लूट और ये भ्रष्टाचार कई सेक्टर्स में चल रहा है मिनरल्स में, और उसी को रोकने के लिए जो हमारे आप और हम हैं, नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस प्रस्ताव को हम हर महीने प्रधानमंत्री जी को भेजते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी डायरेक्टली गैजेट में छाप सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा मतलब ये हाउस में परमिशन और वो हाउस में परमिशन ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम हर महीने इसे भेजते हैं। अब आपके प्रश्नों और उत्तरों का हम शुरू करते हैं सिलसिला। आपके जो भी प्रश्न हैं आप चैट में लिख सकते हैं, पर हम ये प्रेफर करेंगे कि आप अनम्यूट करके अपने प्रश्नों को पूछें। जी यक्षित, एक बार देखते रहिए चैट में किसी के कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर तो हम वो क्वेश्चंस भी ले लेंगे। और ऑफलाइन भी कई लोग कई क्वेश्चंस भेजते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताइए और फिर आप शुरू। राघव भीलवाड़ा से बोल रहा हूँ। अनिल बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, बताएं। अनिल जी बताएं। एक बार आप ब्रीफ में बता सकते हैं क्या? मुझे ज्वाइन करने में थोड़ा लेट हो गया था। धन पासबुक के बारे में ब्रीफ में छोटा सा इंट्रोडक्शन। कौन बोल रहे हैं? अनिल बोल रहे हैं? हाँ, अनिल बोल रहा हूँ जयपुर से। हाँ जी, कुशाग्र एक जस्ट 2 मिनट का इंट्रोडक्शन इनको दोबारा बता दीजिए। धन वापसी पासबुक क्या है कि जितने भी देश में हमारे जितने प्राकृतिक संसाधन है, जितने भी हमारी सरकारी जमीन है, जैसे एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, और क्या नाम है, कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, सरकारी यूनिवर्सिटी जेएनयू हो गया, आईएम हो गया, इनकी जितने सरकारी भूमि है, इनका जो किराया, मतलब इनको जो है सरकार, ये भारत की संपत्ति से हो, भारत सरकार की संपत्ति ना होकर के भारत के नागरिकों की संपत्ति घोषित कर दी जाएगी। और इनका जो किराया होगा, जैसे जेएनयू मान लीजिए, तो जेएनयू को अभी तो केंद्र सरकार की संपत्ति मानी जाती है, लेकिन ये कानून पास होने के बाद ये भारत के नागरिकों की संपत्ति बन जाएगी, और भारत के नागरिक की संपत्ति हो जाएगी तो वो एक तरीके से जमीन जो है जेएनयू के लिए किराए पे हो जाएगी। मतलब जेएनयू अपने उस जमीन, उस कॉलेज को जो चला रहा है, यूनिवर्सिटी चला रहा है, वो भारत के नागरिकों से वो किराए पे लेके चला रहा है जमीन को। तो उसका जो किराया आएगा, इस तरह से जितने एयरपोर्ट हैं, रेलवे स्टेशन है, उनका जो किराया आएगा, वो किराया प्लस जो प्राकृतिक संसाधन है, कोयला है, लोहा है, चांदी है, सोना जो जमीन के अंदर से निकल रहा है, वो उनसे जो मिलने वाला रॉयल्टी है, ये दो चीजें, इनको सारा जो पैसा है इनको दो हिस्सों में बांटा जाएगा। 65% वो हिस्सा जो होगा वो भारत के नागरिकों में बराबर बांटा जाएगा।
इक्वल अमाउंट में, और दूसरा जो 35% हिस्सा है, 35% हिस्सा है, वो भारत की जो सेना है उसको दिया जाएगा उसके मजबूत बनाने के लिए। तो बस ये सिंपल से यही इसका कॉन्सेप्ट है, यही इसका सिद्धांत है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक, आगे अब कोई और पूछना चाहता है कुछ? राघव गर्ग जी हाथ उठा रहे हैं, आप पूछ लीजिए जो पूछना है आपको। Yeah, hello, am I audible? यस यस यू आर। तो सर मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि अभी 1-1.5 साल पहले एक धन वापसी का मुद्दा काफ़ी उठ रहा था। उसमें ये था कि जितने भी माइंस और लैंड है उसको परमानेंटली बेच दिया जाएगा। तो अगर आज ये मुद्दा उठता है फिर से, तो हम लोगों को कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि जो हम प्रपोज कर रहे हैं धन वापसी पासबुक, ये ज़्यादा बेटर है? ये पासबुक है ना, पासबुक में तो रेगुलरली कुछ ना कुछ आएगा, बेच देंगे तो वो तो एक बार आएगा ना। यस सर, लेकिन अगर आज ये मुद्दा उठ जाता है और पेड मीडिया भी इसका सपोर्ट करेगा, तो हमारे लिए कन्विंस करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा लोगों को। तो हम इसमें नहीं, पर हम बेचने को नहीं बोल रहे हैं, हम तो इसको लीज पर देने को बोल रहे हैं, लीज या रेंट पर। इसीलिए तो पासबुक दे रहे हैं ताकि कॉन्टिन्यूसली मिलता रहे। ओके। हाँ, इसलिए पासबुक आ गया है, धन वापसी पासबुक, ताकि कॉन्टिन्यूसली मिले, एक बार नहीं, हर हमेशा के लिए मिलता रहे, जिंदगी भर। इसलिए धन वापसी के साथ पासबुक शब्द जोड़ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये उससे अलग है। हेलो 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 राघव बताएं, आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिला है कि अभी आपका? यस मैम, आई हैव गॉट द आंसर। हाँ, राघव, अमित ने आपको सिर्फ एक छोटे में बताया है कि कोई चीज इतनी महत्वपूर्ण हमारी संपदा है, इसको परमानेंटली बेच के हमें एक बार पैसा आएगा, जबकि अगर हम इसको लीज पर देते हैं तो पैसा लगातार आता रहेगा और इस पे अधिकार जो है वो जनता का बना रहेगा। ये मेन डिफरेंस है धन वापसी जो मीडिया बात करता है या बाकी लोग बात करते हैं, और धन वापसी पासबुक में। जी जी। तो ये मेजर डिफरेंस है और इसी के कारण ये सुपीरियर है एक तरीके से। हाँ जी, और ओमकार जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। ओमकार जी, ओमकार जी आप सुन सकते हैं हमें? हेलो हेलो। हाँ जी, बताएं सर। मेरे 2 क्वेश्चंस थे। हेलो। हाँ जी ओमकार जी, बताएं बताएं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफिकल्टीज इन अकाउंट ओपनिंग। जैसे आपने बोला कि म्हणजे अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 135 करोड़ पॉपुलेशन, ठीक है। तो उसमें जैसे अभी रेगुलर पॉपुलेशन डेटा अपग्रेड होता रहता है, ठीक है। तो जैसे अभी कोई न्यू बॉर्न है तो एक कंडीशन रहती है ना अकाउंट ओपनिंग के लिए कि मतलब एक पर्टिकुलर एज लिमिट चाहिए जी। एक एज लिमिट, जैसे माइनर मतलब माइनर रहेगा अकाउंट मेजर है। जी जी जी। ठीक है। तो जो न्यू बॉर्न है तो इक्विटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब ये? तो 130 करोड़ जो कुशागर ने बोला वो रफली बोला, एक्चुअली 14 साल तक इसको कोई रॉयल्टी नहीं आएगी, ठीक है। तो उसके लिए मतलब किसको रॉयल्टी दी जाएगी, कितनी दी जाएगी, उसके लिए भी रूल्स हैं, ठीक है। तो आप जो प्रॉब्लम बोल रहे हैं अकाउंट ओपनिंग का, तो जिनको दी जाएगी उनके लिए अकाउंट ओपनिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे 14 साल के ऊपर जो है उनको कैसे दी जाएगी, तो उनके अभिभावक को दी जाएगी, ठीक है। तो अभिभावक कौन होगा, तो जैसे रॉयल्टी दी भी जाएगी तो वो सबको समान नहीं दी जाएगी। जैसे अभिभावक मतलब किसी के मान लो 10 बच्चे हैं, मतलब लोग तो ऐसे बच्चे पैदा करते जाएंगे, जितने बच्चे उतनी ज्यादा रॉयल्टी, तो ऐसे नहीं होगा। तो उसके ऊपर भी ड्राफ्ट में दिए गए हैं कि किस हिसाब से बच्चे होने पर कितना दिया जाएगा और किसके बाद वो नहीं दिया जाएगा, तो वो डिटेल में ड्राफ्ट में डिस्क्राइब्ड है। तो आप जो बोल रहे हो अकाउंट ओपनिंग की प्रॉब्लम, वो एज को लेकर बोल रहे हो या फिर कुछ और बोल रहे हो?
अगर एज एज को लेकर बोल रहे हो देन हाँ, तो एज को के लिए ये है कि 14 साल तक नहीं दी जाएगी, और 14 साल से ऊपर जो होगा उसके लिए वो अभिभावक को दिया जाएगा। 14 साल से वयस्क होने तक अभिभावक को दी जाएगी। हम्म। जी, ठीक है। और हाँ, एंड एज रहेगा, एंड एज माने मतलब लाइफ टाइम मिलते डेथ, रहेगा, मतलब जब मतलब तक डेथ होगी तो। जी ओके। जी जी। जी। और ओंकार, सेकंड आपको क्वेश्चन कोई मेरा ये है कि जैसे भी मैंने एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोर्स ज्वाइन किया था, वहाँ मुझे मतलब बहुत फार्मर्स मिले, ठीक है। तो मैंने उनके मतलब डिफिकल्टीज जानना चाहा, तो उन्होंने 2-3 चीज़ बताया था। एक मतलब जो सब्सिडी आता है ना फार्मर्स को, तो उससे रिलेटेड कि उन्होंने क्या बताया था कि जो ये डिजिटली बैंक लिंक अकाउंट होते हैं इसमें सब्सिडी आता है फार्मर्स के लिए। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि मोस्टली रूरल एरियाज के लोग इतने एजुकेटेड नहीं रहते, मतलब अकाउंट ओपनिंग रिलेटेड, मतलब आदिवासी पकड़ो, मतलब जो बहुत बहुत सारे ऐसे लोग जो इससे मतलब लिंक नहीं है बैंक अकाउंट, मतलब बैंक से, ठीक है। एक तो वो इशू है कि मतलब उनको कैसे बैंकिंग सिस्टम में ज्वाइन कनेक्ट किया जाए, और दूसरा चीज़ है कि फॉर्ज अकाउंट नहीं बनेंगे, ये कैसे हम आंसर कर सकते हैं। फॉर्ज्ड अकाउंट, अच्छा, तो उसके लिए जूरी व्यवस्था, उसमें जूरी कोर्ट का प्रोसीजर उसमें दिया गया है ड्राफ्ट के साथ ही, कि अगर कोई फॉर्जरी होती है और वो रिपोर्ट किया जा सकता है जूरी को, तो वो फॉर्जरी को वहाँ पे रिजॉल्व किया जा सकता है। और आपने जैसे बोला कि अगर सिस्टम ही अकाउंट डिजिटल है ओपनिंग तो कैसे मतलब वही का समझेगा, सिस्टम ही डिजिटल नहीं है। सिस्टम, ओके, तो तो उन्होंने प्रॉब्लम क्या है हेलो हेलो, मतलब? मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। उन्होंने क्या बोला था हाँ कि जो हाँ ये पड़ा फ्लड आया था एक बार महाराष्ट्र में, ठीक है। जी तो उन्होंने जी। बोला था कि बहुत सारे लोगों को ये भी मतलब जो नुकसान हुआ था उनका भरपाई मिल गया था उनको, ठीक है। हम्म एक्चुअली हुआ क्या कि सब लोग फार्मर्स है ना, मतलब जिनके लिंक थे, हुआ क्या कि जिसका नहीं भी हुआ था, क्या बोलते हैं, लॉस, उनको भी मिला। और कभी कभी हाँ, ऐसे भी हुआ तो बोलते हैं कि जिनका हुआ है एक्चुअली में उनको कुछ मिला ही नहीं। ऐसे। अच्छा अच्छा। आपका एक मैंने जवाब दिया था, वो थोड़ा सुधार कर देता हूँ, वो मैंने गलत किया था। तो एक्चुअली मैंने बोला था कि 14 साल तक नहीं मिलेगा, वो है 7 साल, 7 साल से कम तक नहीं मिलेगा। मैं अभी ड्राफ्ट क्योंकि मेरे को ख्याल आया तो वो देख के बोल रहा हूँ कि वो 14.4 अगर ड्राफ्ट आप क्लॉज पढ़ेंगे तो एज के बारे में उधर बताया गया है, तो आप नोट कर सकते हो। तो 7 वर्ष से कम आयु तक बच्चे को कोई भी किराया नहीं मिलेगा। 7 से 14 वर्ष के बीच के आयु को बच्चों को मिलने वाला किराया सामान्य किराए से 1/3 होगा। 14 वर्ष से 18 वर्ष तक बीच के बच्चों को मिलने वाला किराया सामान्य किराए के 2/3 होगा। 14 वर्ष से, तो आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं। और आपने अभी बोला जो आपका अभी का क्वेश्चन है, तो आप कि भाई इसको मिला उसको नहीं मिला, तो वो क्यों होता है कि कोई स्पेशल कैटेगरी देखी जाती है तो उसको मिलना होता है, बाकियों को नहीं मिलना होता है। और जो स्पेशल कैटेगरी डिफाइन किया जाता है वो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव होता है। जैसे कोई फ्लड में किसी फार्मर को लॉस हुआ है या नहीं, ये एक सब्जेक्टिव है, और वो लोकल अथॉरिटीज ही वेरीफाई कर सकती हैं। मतलब वो पंचायत का जो सरपंच होता है उसी को ही बोलना पड़ता है कि इस फार्मर को लॉस हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर वो सरपंच जो है वो करप्ट है तो वो ऐसे लोगों के नाम दे देता है जो कि जिसको कि लॉस नहीं हुआ, जिसकी वजह से सरकार और वो नाम ऊपर जाते हैं और उन्हीं के पास पैसा आता है। पर ये क्या है कि ये सबको पैसा मिलेगा, तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, मिलेगा सबको। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम तो है ही नहीं कि किसको मिलेगा नहीं मिलेगा। जिन जिन केसेस में कम मिलना है वगैरह वगैरह है उसको रिजॉल्व करने के लिए, और ये एक बार नहीं मिलेगा, ये हमेशा के लिए मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा क्योंकि लगातार मिलते जा रहा है तो वसूला भी जा सकता है कि आपको मिल गया है तो गलती से आ गया है तो हम ले भी लेंगे या फिर आगे नहीं देंगे। मतलब मान लो एक महीने में किसी को मिलना था एक्चुअली में 500 रुपये और उसको मिल गए 2000 रुपये, तो बाद में किसी ने कंप्लेन किया कि कैसे होके पता चला कि नहीं इन लोगों को तो मिल रहे हैं, मतलब 1 साल तक मान लो मिलता गया गलत ज्यादा अमाउंट, तो फिर बाकी 1 साल आपको मिलेगा ही नहीं क्योंकि आपको ज्यादा दे दिया गया है गलती से इसका, या फिर आपने फोर्जरी की है तो आपसे फाइन वसूला जा सकता है। आपने किसकी गलती की वजह से वो मिला,
तो उस हिसाब से उस अधिकारी को फाइन किया जा सकता है। अगर आपको डिजिटल, आप शायद अगर ऐसा सोच रहे हैं कि क्योंकि ये डिजिटल है और इसीलिए ये आसानी से हो जा रहा है, तो आपकी ये गलतफहमी है। इस इवेंट को मतलब इस चीज को समझाने के लिए मैं मेरे साथ हुआ एक हादसे को एक इवेंट को एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि आप लोग क्या सोचते हैं कि जब से डिजिटल हुआ है तब से फ्रॉड करना बहुत इजी है, डिजिटली पैसा कैसे कैसे करके वो फिल्में देखते हैं, वो फिल्मों में कोई कंप्यूटर का बटन दबा दबा के कुछ हैक हो जाता है और पैसा इधर का उधर हो जाता है, तो लोग सोचते हैं शायद ऐसा करके कुछ पैसा हो जाता होगा और उसको तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कंप्यूटर के अंदर हो रहा है तो कौन क्या कर सकता है, ऐसा लगता है। पर वैसा नहीं है, वो पुलिस की एक जानबूझ के लापरवाही होती है जिसकी वजह से होती है। पुलिस चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, डिजिटली हो तब भी पुलिस, थाने, अदालत वगैरह बहुत कुछ कर सकते हैं इस मामले में। उदाहरण मैं बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है, दोस्त मतलब मेरा एक कंपनी में मेरे एक मतलब सहकर्मी थे, उनका क्या हुआ, उनको एक कॉल आया कि आपका ओटीपी दीजिए, मतलब आपके मोबाइल के अंदर एक एसएमएस हमने भेजा है, वो नंबर आप बताइए, हम आपके बैंक से कॉल कर रहे हैं, ठीक है, आपका कुछ अपडेट होना है वगैरह। वो एक्चुअली में उन्होंने क्या किया था, कैसे करके उनको मतलब उनका शायद सीवीवी नंबर वगैरह कुछ मिल गया था, जिसकी वजह से, और फाइनली वो फाइनल सिक्योरिटी था कि मोबाइल में ओटीपी आएगा तो वो ओटीपी एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कुछ अलग ख्याल में थे, तो हमारे साथ ही चल रहे थे, वो कुछ अलग ख्याल में थे, आए और नंबर बता दिए उसको, ठीक है, और वो बंदा जो है वो उस नंबर को मार के 5,000 रुपये निकाल दिया उधर से। जब वो 5,000 रुपये डिडक्ट हुए तब उनको मतलब वो शॉक में आ गए, अरे ये क्या हुआ, तो उनको लगा कि अच्छा ये कट गया। अब वो बंदा जो है वो उसमें इतना कॉन्फिडेंस है, वो फिर से कॉल कर रहा है कि आपके नंबर पे हमने एक और एसएमएस भेजा है, वो पहला वाला नंबर वेरीफाई नहीं हो पाया, तो आप थोड़ा वो बताएं। तो मैंने क्या किया, उसको कॉल में उलझाए रखा, ये वगैरह 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 बात करके, और हम उसको कॉल पे उलझाए रख के ही वो पास में ही एक तो कोलकाता पुलिस का साइबर सेल था, उधर चले गए, ठीक है, और पुलिस वहां पे है। तो हम बोल रहे हैं सर एक फ्रॉड हुआ है, डिजिटल फ्रॉड हुआ है, तो जो कॉलर है वो अभी भी कॉन्फिडेंस पे है, यू कैन ट्रैक हिम, आप चाहो तो शायद उससे बात करके उसका लोकेशन पता कर सकते हो, वो अभी भी कॉल कर रहा है, मतलब उसके सामने ही, पुलिस के सामने ही कॉल कर रहा था, मैं थोड़ा सा ही बात किया था, वो बोला चुपचाप जाके बैठो, ठीक है तो मैं जाके बैठा, पर फिर भी उसको मैं कैसे भी गोली देके आधा घंटा तक पुश करता रहा कि ऐसा वगैरह वगैरह, वो पुलिस बात करते रही। फिर मैं पुलिस के पास गया, मतलब वो मतलब पुलिस अभी मेरे को सुनने को आई, तो हेलो हेलो बोला हेलो कि सर ये है, हेलो। हाँ सर एक बोलिए। बार बात कंप्लीट होने दें, फिर आप बात कर लें। हाँ हाँ हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब वो पुलिस सुनने को आई मेरी बात, तब भी उसने बोला कि आपने ओटीपी दे दिया है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं बोला सर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कॉल अभी भी आ रहा है, यू कैन ट्रैक हिम डाउन, एटलीस्ट ट्राई, ठीक है। और वो साइबर सेल है, पुलिस का साइबर सेल है, दे हैव टू बी इक्विप्ड विथ ऑल द मतलब टेक्निकल थिंग्स के हाउ टू ट्रैक ए कॉल वगैरह वगैरह, पर उनमें इच्छा शक्ति ही नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तुम जाओ। और तभी के तभी वो फोन कर रहा है उसके सामने, ठीक है। तो हम जो है, और वो मेरा जो सहकर्मी था वो मतलब उसने आंख ही छोड़ दी, बोला चलो, और मेरा तो पैसा नहीं गया, मैं क्यों ज्यादा बोलूं, तो वो नहीं बोल रहा था, हम चले आए। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो फ्रॉड होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं, ये डिजिटली कुछ नहीं हो जाता, ये इसमें सच में क्राइम रहता है, और इस क्राइम को रोकने में एक लापरवाही रहती है, जिस वजह से ये क्राइम नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है कि डिजिटली हो गया है इसलिए वो ईजी है, नहीं, इसको रोकना भी बहुत ईजी है। और जो नहीं रोकता है वो जानबूझ के, शायद उसको कोई फायदा होता है उससे, या फिर वो जस्ट लापरवाह है कि मेरे को नहीं करना, इसीलिए ये होता है। तो हर आप ये मत सोचिए कि ये तो डिजिटली आएगा, इसका डिजिटली नहीं आएगा तो भी ऐसा फ्रॉड रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। फ्रॉड रोकने के लिए हमको एक प्रोसेस चाहिए, जिसके लिए हमने जूरी ट्रायल का प्रोसेस किया। ओंकार, आप एक बार किसी और का प्रश्न ले लेते हैं, फिर आपके पास वापस आते हैं हम। संतोष जी ने हाथ उठाया है। संतोष जी, आप अपना प्रश्न पूछिए अनम्यूट करके अपने आप को। हेलो संतोष जी, हाँ जी संतोष जी बताएं। हेलो संतोष जी, आप सुन सकते हैं हमें? हेलो संतोष जी, आप सुन सकते हैं हमें? हेलो हेलो, ठीक है, तो शायद संतोष जी अभी सुन नहीं पा रहे हैं हमें, तो किसी का भी और कोई क्वेश्चन। हेलो, आवाज आ रही है मेरी?
हाँ संतोष जी, आ रही है, थोड़ी धीरे आ रही है, आप थोड़ा सा तेज बोलें तो हम आपको सुन पाएंगे। अच्छा ठीक है, अब अभी ठीक है। हम्म। तो चलिए मेरा चलिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि जनरली अभी सोसाइटी में हम किसी से बात करते हैं, जैसे टाटा का एग्जांपल देते हैं कि उनको मिनरल मिनरल का जो कोल का जो ये कोल के खान जो हैं वो बहुत दिनों के लिए लीज पे दे दिया गया है और जिसका प्राइस जो है वो काफी कम है। अ, तो वो ऐसा बोलते हैं कि उनको इसलिए दिया गया कि उस समय कोई इंडस्ट्री नहीं थी, इंडस्ट्री वो एक ही मात्र थी, इसलिए उनको इस तरह का बेनिफिट दिया गया हो सकता है। तो वो और किसी को इसलिए नहीं देते क्योंकि उनके पास ऐसा एक्सपर्टाइज ही नहीं है, जो एक्सपर्टाइज होगा उसी को मिलना चाहिए। तो इस तरह की बात एक ये पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे हम अभी स्लाइड्स में देख रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस है माइंस के, सेम सेम मिनरल्स के डिफरेंट डिफरेंट प्राइस है, डिफरेंट कंपनीज को डिफरेंट टेंडर्स में दिए गए हैं। तो हमको ये भी बताना चाहिए कि उसका एक्चुअल प्राइस क्या होना चाहिए, ताकि हम अगर इस तरह का प्रेजेंटेशन बनाएं जिसमें कि हम ये बताएं कि एक्चुअल प्राइस क्या होना चाहिए, इंटरनेशनली क्या प्राइस है, चाहे वो मिनरल्स के प्राइस हो या स्पेक्ट्रम के हो, तो लोगों को समझाने में ज़्यादा आसानी होगी। दूसरा वाला प्रश्न मेरा काइंड ऑफ नो हाउ एंड सजेशन है। पहला वाला है कि लोग जब कहते हैं कि इस टेक्निक को या इस इंडस्ट्री में वो लोग एक ही लोग हैं तो वही करेंगे इसलिए उनको बेनिफिट दिया गया है, तो उसका क्या जवाब है? अमित जी, अमित जी आप सुन पा रहे हैं? कुशाग्र आप ले सकते हैं क्वेश्चन। सो कुशाग्र क्वेश्चन ये है कि जब भी हम किसी से कहते हैं कि टाटा या जिंदल, अंबानी, अदानी ये सब 1-2 रुपए में प्रति एकड़ एकदम चिल्लर भाव में निकाल रहे हैं जो हमारे मिनरल्स हैं, तो वो कहते हैं कि क्योंकि वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं तो इसलिए उनको उनको इतने कम दाम पे दिया हुआ है और बाकी लोगों में इतनी क्षमता नहीं है, इतने स्किल्स नहीं है, तो इसलिए उनको नहीं दिया जाता है। तो इसका क्या उत्तर है कुशाग्र आपके पास? देखिए अमित आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ हाँ कुशाग्र आप बताएं। हम कुशाग्र आप बताएं। हाँ, मेरा कहना है कि हाँ वो उनका एक अनुमान है कि ऐसा होता होगा, कोई उनके पास प्रूफ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कोई कर नहीं सकता है, दुनिया में कोई ना कोई पहली बार शुरू करता है तभी वो आगे चल के एक्सपर्ट बन पाता है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जो यहाँ पर मतलब एविडेंसेस हैं और जो जहाँ पर जो एविडेंसेस हैं, और दूसरी बात जो यहाँ पर हो रहा है असलियत में क्या हो रहा है कि वो साठगांठ करके अपने ही लोगों को टेंडर देते हैं। आप सिंपल ऐसे, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई, उसकी बात छोड़ दो, मैं सिंपल बात बताता हूँ। आप किसी गांव देहात में जाओ जहाँ पर बालू की खुदाई हो रही है, बजरी की खुदाई हो रही है, तो वहाँ बालू बजरी खोदने का टेंडर किसको मिलता है? या तो कोई पुलिस का भाई भतीजा होता है, कोई पुलिस वाले का, या कोई एमएलए सांसद का भाई भतीजा होता है, उन्हीं को टेंडर मिलता है खाली। तो ऐसा तो नहीं कि मतलब बालू खोदने के लिए बहुत टेक्निक चाहिए, बहुत ज्यादा कोई दिमाग चाहिए, बहुत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें तो कुछ नहीं चाहिए, फिर भी वहां पे ऐसा क्यों हो रहा है, साठगांठ क्यों हो रही है? तो ये इलॉजिकल बात है कि उनके पास टेक्नोलॉजी है इसलिए वो कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी है वो बात सही है, लेकिन टेंडर बाकियों को दिया ही नहीं जाता है, जानबूझ के नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनकी साठगांठ है। अमित जी आप बताइए कुछ। हाँ, मेरा ये है कि उनके पास टेक्नोलॉजी है नहीं है, मतलब उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो अगर वो नहीं कर पाते हैं वो लॉस में चले जाएंगे। मान लो एक कंपनी है जिसने तय किया है कि मैं इतना मेट्रिक टन मतलब मान लो 1 साल के लिए मैं लीज पे लेता हूँ एक कोयले की खान, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि कोयले की खान को कोयला निकालने के लिए क्या एक्सपर्टीज चाहिए। ये तो कुशाग्र ने सही बोला कि बहुत सारे जो रॉ मिनरल्स हैं उनको निकालने के लिए कोई एक्सपर्टीज नहीं चाहिए। पर आप जो एक्सपर्टीज बोल रहे हो वो है मतलब डिस्टिलेशन के लिए। तो मान लो एक कंपनी है जो कि लोहा निकाल रही है, तो वो 1 साल के लिए लोहा निकालने का उसको मिला है लीज। तो वो तो जितना टन लोहा निकालेगी वो गवर्नमेंट सुपरविजन में निकालेगी और उसका रॉयल्टी देगी। और उसने सबसे ज्यादा उसने गवर्नमेंट को बोल दिया कि मैं इतना पैसा पर टन में इतना रुपया दूंगा गवर्नमेंट को। अगर वो नहीं निकाल पाती है तो उसी का लॉस है, तो वो कुछ दिन बाद छोड़ देगी, तो कोई दूसरी कंपनी आ जाएगी। और क्योंकि वो पिछली बार मतलब नहीं ले पाई थी और वो आएगी ही नहीं। तो हमारा ये क्या है कि हम ये जो लीज की मियाद होगी एक तो कि मतलब 5 साल के लिए या 10 साल के लिए या 15 साल के लिए लीज दी जाएगी, उतने सालों के बाद उसको फिर से मतलब बिड किया जाएगा,
मतलब उसको क्या बोलते हैं, नीलामी की जाएगी। तो नीलामी में आप यहाँ पे गवर्नमेंट क्राइटेरिया रख सकती है कि जो जो कंपनियां आके नीलामी में बैठेंगी तो उनको ये उनके क्वालिफिकेशन होने चाहिए कि उनका इस आप जो बोल रहे हैं ना एक्सपर्टीज, तो वो एक्सपर्टीज सरकार तय कर सकती है। जो जैसे NLRO है, नेशनल जो मतलब खनिज अधिकारी होगा, वो क्राइटेरिया सेट करेगा कि आपके पास ये एक्सपर्टीज होने चाहिए, तभी आप वो नीलामी में आ सकते हो। और उसके अंदर जो सबसे ज्यादा प्राइस कोट करेगा उसी को दे दी जाएगी कि मैं पर टन या फिर पर ये मैं इतना पैसा दूंगा वो सरकार को, तो उसी को दी जाएगी। तो वो अगर नहीं निकाल पाती है तो उसी को लॉस जाएगा, और अल्टीमेटली जो निकाल पाएगा उसी को ही मिल जाएगा 1-2 साल में। तो कोई भी अपना लॉस कराने नहीं चाहेगा। तो बेसिकली कोई मतलब ऐसे फालतू की कोई कंपनी आएगी ही नहीं। पर हम क्या कोई अवसर दे रहे हैं दूसरी कंपनियों को? जब हम बोल रहे हैं कि एक्सपर्टीज और किसी के पास नहीं है, तो सच में क्या हम दूसरी कंपनियों को अवसर दे रहे हैं? तो मेरे हिसाब से नहीं दे रहे हैं। तो एक और बात आपने बोली कि इस एक्चुअल प्राइस क्या है हमको बताना चाहिए। तो एक्चुअल प्राइस डिमांड और सप्लाई तय करता है। मतलब एक्चुअल प्राइस ऐसा नहीं है कि हम लिख देंगे कि जो लोहा है वो इतना केजी पर टन बिकना चाहिए। वो हर चीज का रेट घटता बढ़ता रहता है। जैसे आप सब्जी मंडी में जाते हो और आप मोल भाव करते हो कि ये बैंगन कितने रुपए, तो वो बोलता है 10 रुपए। आप बोलते हो कि नहीं वो आगे तो 9 रुपए में मिल रहे हैं, तो वो बोलता है ठीक है भैया आप ले लो 9 रुपए में। तो वहाँ पे प्राइस कैसे तय होती है? वो एक डिमांड और सप्लाई से तय होती है। वो कभी कभी प्राइस घटती भी है, बढ़ती भी है। तो इंटरनेशनल मार्केट में हर चीज का वैल्यू घटता बढ़ता रहता है समय के साथ। जैसे आप क्रूड ऑयल प्राइस देखो, सोने का प्राइस देखो, वो कभी फिक्स नहीं रहता, वो घटता बढ़ता रहता है। तो हम कोई ऐसा फिक्स नहीं कर सकते। तो फिक्स कैसे होगा? वो मार्केट डिमांड के हिसाब से जो लोग आएंगे वो नीलामी में वो बिड करेंगे, सबसे ज्यादा जो बिड करेगा वही ले जाएगा। तो हमको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा। अभी क्या है कि नेक्सस हो गया, फिक्स हो गया, एक ही कंपनी को देना है, वो कुछ भी ना दे, थोड़ा सा पैसा दे, वो हो गया। और बहुत सारे जैसे बालू का जो है, रेत का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो बहुत ज्यादा लोग जानते होंगे। अगर आप थोड़ा सा भी लोकल पॉलिटिक्स के बारे में आप ध्यान रखते हैं कि रेत के कॉन्ट्रैक्ट में जो जो नीलामी होनी होती है, वो अभी भी प्रोसेस है कि नीलामी होनी चाहिए, वो नीलामी होती ही नहीं है, वो कराते ही नहीं है। और वो वहाँ पे ऑफिशियली वहाँ पे कोई माइनिंग होती नहीं है, पर जो गुंडे वगैरह होते हैं उनके नेक्सस रहते हैं, और वो बिना नीलामी के ऐसे ही उठा के ले जाते हैं, ऐसे ही वो कुछ प्राइस नहीं पे करते, कुछ नहीं करते। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स और पुलिस के साथ उनका लिंक रहता है, वो ऐसे ही खुद खुद के रेत ले जाते हैं। पुलिस उनके पास नहीं पहुंचती, कोई कुछ नहीं पहुंचती, और वो उनके अंदर ही वॉर होता रहता है। वो अंदर में उनके मर्डर वर्डर होते रहते हैं, आम इंसान उसमें घुसता भी नहीं। तो अभी जो है आपकी जो प्राकृतिक संपदा है वो ऐसे ही लूट होती है, उसको कुछ नहीं मिलता। तो ये हम बोल रहे हैं कि उसकी नीलामी की जाए, और उसके लिए एक प्रॉपर मतलब ऑफिसर रहे, उसके ऊपर जूरी कोर्ट रहे, ताकि ये चीज में करप्शन का कम हो और ये पैसा आए। अभी जो है वो कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा है, इसकी टोटल लूट हो रही है। अमित जी, हाँ, एक और क्वेश्चन आया है अभी। मेरा ये हाँ अब जी, हाँ, इसमें मैं थोड़ा और आगे पूछना चाहता था हाँ कि जी बताइए। जब हम एग्जाम्पल देते हैं ये बालू वाला और फिर टाटा का, तो लोग सीधा मिसमैच और एप्पल ऑरेंजेस समझने लगते हैं। वो ऐसा सोचने लगते हैं कि आप टाटा जैसे प्रतिष्ठित संस्थान को छोटे मोटे क्रिमिनल से कंपैरिजन कर रहे हो। तो ऐसे केसेस में जो एक्टिविज्म के लिए हमारे लिए जरूरी होगा कि हम ऐसे कंटेंट्स तैयार करें कि हम लोगों को बताएं कि देखो टाटा ये कर रही है, इस फील्ड में ये कंपनियां हैं, ये लोग भी यही काम कर सकते हैं और उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले हैं। तो कंपैरेटिव डेटा अगर हमारे पास ऐसा होगा तो ज्यादा अच्छा होगा एक्टिविज्म में, व्हेन हाँ, तो हम जब अब ये जाते हैं आपका, लोगों को बताने के लिए। हाँ, तो आपका ये सवाल नहीं है, आपका ये सजेशन है कि हाउ टू कन्विंस पीपल रिगार्डिंग दिस। तो हाँ, ये आपका सही चीज है। हम इसमें चलो टाटा को हटा सकते हैं, हम ऐसे विदेशी कंपनियों का भी नाम ले सकते हैं। बहुत सारी विदेशी कंपनियां भी हैं, ठीक है। तो बात ये है कि आप क्या एग्जाम्पल दोगे। आप अगर टाटा का एग्जाम्पल नहीं देना चाहते, या फिर आपका जो सर्कल है वहां पे ये टाटा का एग्जाम्पल काम नहीं करता, तो आप कुछ और एग्जाम्पल दे सकते हैं। पर फाइनली ये कानून आ जाएगा तो ये टाटा के ऊपर भी काम कर जाएगा। तो आपको लोगों को कन्विंस करना है, तो कन्विंस करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो आप टाटा का एग्जांपल छोड़ सकते हैं, कोई दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं। भारत में बहुत सारे विदेशी कंपनियां भी हैं जो इस तरह की लूट कर रही हैं, तो आप उनका वो एग्जांपल दे सकते हैं कि ये जी विदेशी कंपनियां हैं और ये
मतलब बहुत सस्ते भाव में ले जा रही हैं, तो उसको कैसे रोका जाए? तो इस कानून से रोका जा सकता है बस। ठीक है। हाँ, तो अमित जी एक और क्वेश्चन है। इन्होंने नाम नहीं लिखा है, तो जो भी लॉग इन कर रहे हैं प्लीज अपना नाम लिखिए ताकि आपको नाम से बुलाया जा सके। गैलेक्सी J7 प्राइम 2 से कोई लॉग इन है जिन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ है, तो आप प्लीज जरा अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछिए और फिर हम महावीर प्रसाद जी का क्वेश्चन लेते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि आप कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताएं थोड़े सर, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रीवा से बोल रहा हूँ, रीवा मध्य प्रदेश। जी, आपका नाम क्या है जी? अनिमेश सिंह परिहार। जी अनिमेश जी बताएं। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो आपने ये कहा कि इसका संपत्ति का अधिकार लोगों को मतलब पैसा जाना चाहिए, तो इसका जो उत्पादन होगा मतलब मिनरल्स का जो उन्हीं का सवाल, बहुत लोगों ने सवाल पूछा, तो इसका क्या सरकारी में जाना चाहिए कि प्राइवेट में जाना चाहिए? मतलब क्या क्या प्राइवेट में है? मतलब कि अब मिनरल्स का जो उत्पादन है, मतलब जो काम, जो भी फैक्ट्री लगती, इंडस्ट्री लगती, तो वो काम तो एक आम आदमी नहीं कर सकता, तो वो या तो कंपनी ही करेगी। तो उसको सरकारी कंपनी करनी चाहिए कि प्राइवेट कंपनी करनी चाहिए? सरकारी और प्राइवेट दोनों ही इस बिडिंग में आ सकते हैं। एक नीलामी होगी, मान लो कहीं पे एक खान मिली है, मतलब लोहे की खान मिली है, तो नीलामी होगी कि ये एक लोहे की खान है, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट, हेलो हाँ हेलो, हाँ तो गवर्नमेंट ऑफिसर की देखरेख में यहाँ से मान लो डोलामाइट है, या फिर डोलामाइट तो चलो चूने का हो गया, मैग्नेटाइट मान लो लोहे का पत्थर है, ये निकाला जाएगा, तो पर टन आप कितना दे सकते हो, इसका बिडिंग नीलामी होगा। तो जो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट बॉडी जो भी है, जैसे गवर्नमेंट के अंदर बहुत, आप बोल रहे हैं जैसे सेल हो गया, तो सेल भी गवर्नमेंट है, पर सारा गवर्नमेंट नहीं है, सेल एक तरह से डिपार्टमेंट है, तो सेल के डिपार्टमेंट से कोई आएगा और वो बिडिंग में बैठेगा, तो वो बिड करेगा कि आप कितना दे सकते हो पर टन निकालने के लिए, तो वो बोलेगा मैं इतना दे सकता हूँ, ठीक है। तो फिर प्राइवेट बॉडीज भी उसमें वो अपना कोटेशन देंगे, तो जो सबसे ज्यादा कोटेशन देगा, और दूसरे भी नियम हैं इसके अंदर, वो नियम भी लागू होंगे, आप वो पूरा ड्राफ्ट पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को पहले से ही मिला हुआ है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, जो पहले से ही कर रहा है, ठीक है, तो उसको थोड़ी प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इसके तहत जो नीलामी में जीतेगा उसी को दे दी जाएगी, भले वो प्राइवेट में हो या फिर गवर्नमेंट में हो, और वो पैसा जो है वो आएगा लोगों के पास और वो बांटी जाएगी। तो बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटिटीज कैन पार्टिसिपेट। पर जो ज्यादा पैसा देगा तो फिर ज्यादा प्रॉफिट भी तो पाने का प्रयास करेगा कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट, क्योंकि हर आदमी प्रॉफिट तो सोचेगा। जी बिल्कुल, तो उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिसकी वजह से वो पर टन ज्यादा मतलब आयरन निकाल पाए, या फिर उस आयरन को वो बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टील बना पाए, उसके पास वो टेक्नोलॉजी है, इसलिए वो ज्यादा पैसा देके ले रहा है, क्योंकि उसकी ही स्टील बिकती है। दूसरे लोग जो है वो सस्ते भाव में लोहा दे रहे हैं, क्योंकि वो लोहे को वो जो स्टील बना के बेचते हैं वो बिकती नहीं है, या फिर वो उस लोहे से स्टील वो मैग्नेटाइट से उतना लोहा निकाल नहीं पाते, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जो बंदा ज्यादा कोट कर रहा है वो इसीलिए कोट कर रहा है क्योंकि उसके पास वो टेक्नोलॉजी है कि वो निकाल पाएगा उतना, और या फिर उससे अच्छा स्टील बना पाएगा। मतलब बहुत सारा चीज उसके पास है, जैसे बहुत सारे, इट इज सिर्फ टेक्नोलॉजी का बात नहीं है, बात क्या है कि आप अगर कोई लोहे के खान या फिर स्पॉन्ज आयरन फैक्ट्रीज वगैरह में जाओगे, वहां पे क्या होता है कि आप एक ओर निकाला जाता है, उस ओर को ट्रक के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जहां से ट्रांसपोर्ट किया जाता है वहां से वो ट्रक जानबूझ के क्या करते हैं, कुछ कुछ फेंक देते हैं, ठीक है, वो उन्हीं के लोग होते हैं, वो मतलब वो गिर गया रास्ते में वैसे दिखाते हैं, जानते हैं हम लोग, हमारे शहर में बहुत सा होता है। हाँ, वो जानबूझ के फेंक देते हैं और उसको कुछ और लोग आके उठा कर ले जाते हैं, ठीक है, और वो चोरी होके फिर से कहीं पे बिक जाता है। तो मान लो कि कोई बंदा है, उसके पास ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम है, जैसे उसने ट्रक में कुछ लगाए रखा है, जिससे कि उसको पता चलता है कि वो माइंस का चोरी जितना उसने निकाला उसकी चोरी नहीं होती, और वो ऐसे और भी क्या होता है कि वो फाइनली जब वो यहाँ पे पहुंच जाता है ना, जो यहाँ पे स्टील निकाला जाता है या फिर लोहा निकाला जाता है, उसके टुकड़े किए जाते हैं, बड़ा बड़ा पत्थर होता है, उसको टुकड़े किए जाते हैं, फिर वहां से उसको मतलब वहां से कचरा निकाला जाता है, ठीक है, हाई, तो
वो कचरा निकालने के प्रोसेस में भी वो क्या करते हैं, कुछ वो कचरा नहीं होता है उसको निकाल देते हैं, जब जानबूझ के वो लोहे वाला पत्थर भी निकाल देते हैं, फिर उसको एक जगह डंप करते हैं जहाँ पे फिर उनके लोग आ जाते हैं और उसको उठा कर ले जाते हैं। तो अगर कोई वो वहां पे भी कोई सर्वेलेंस लगा देता है कि नहीं मैं कचरे को भी फिर से फिल्टर आउट करूंगा और उसमें से भी निकालूंगा, तो ये एक मैनेजमेंट भी है और एक तरह से टेक्नोलॉजी भी है, मैनेजमेंट भी है, सब कुछ है। तो उसके पास वो सारा चीज है जिसकी वजह से वो उस ओर से वो ज्यादा वैल्यू निकाल सकता है, इसीलिए वो ज्यादा पैसा सरकार को दे सकता है। तो एक तरह से ये इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का लेवल कंट्री में इम्प्रूव कर रहा है, जिसके वजह से मतलब सोचो हर कोई इसमें कंपटीशन करना चाहेगा। अभी क्या है, अभी कंपटीशन है कि कौन सबसे बड़ा गुंडा बन सकता है, कि मैं मेरे पास बंदूक है, मैं तुम्हारे ऊपर तानता हूँ, जाओ निकलो, और मैं यहाँ से बालू खोदूंगा, मैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, तो वो पत्थर खोद के ले जाता है और बेच देता है सीधे सीधे। पर उस ये नहीं रहती कि भाई मतलब जिसके पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी लेवल पे कोई कंपटीशन नहीं होता, मैनेजमेंट लेवल पे कोई कंपटीशन नहीं होता कि मैं इससे ज्यादा लोहा निकाल सकता हूँ या फिर इससे जो लोहा निकलेगा मैं उससे अच्छी क्वालिटी का स्टील या फिर दूसरा चीज बना सकता हूँ, इसलिए मैं इसके लिए ज्यादा पैसे दे सकता हूँ लोगों को, तो इसलिए मैं लूंगा। तो इस तरह का कंपटीशन भारत में नहीं। इस तरह का कंपटीशन भारत होगा तो हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, ठीक है। और अभी जो है जो माइनर्स हैं वो ज्यादा कुंडे हायर करते हैं, ज्यादा इंजीनियर्स हायर नहीं करते हैं। इंजीनियर उनके लिए ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, उनके लिए वैल्यूएबल है गुंडे, ठीक है। तो जब वो चीज आएगा उनके लिए इंजीनियर्स वैल्यूएबल होंगे, वो इंजीनियर्स को ज्यादा पैसा देंगे, वो ज्यादा इंजीनियर्स रखेंगे। तो एक तरह से इंजीनियर्स मतलब खाली इंजीनियर्स नहीं, टेक्नीशियन थे उसमें। तो ये जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये गैलेक्सी M21 से कोई लॉग्ड इन है, अपना नाम बताएं और कहाँ से हैं बताएं और क्वेश्चन पूछें अपना प्लीज। हाँ जी भैया, वो नंबर डालना भूल गया मैं, नाम। हाँ कोई बात नहीं, हाँ विशाल भैया बताएं। प्रश्न ये है कि इतने सारी जगह पर जूरी कोर्ट्स है, इतने देशों में, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में शायद जूरी कोर्ट्स हैं, तो क्या वहां पर भी इस प्रकार का धन वापसी पासबुक लॉ पास हुआ है? नहीं, वैसे मतलब सारे देशों में कौन से देश में क्या है ऐसे डिटेल में नहीं पता, वो देखना पड़ेगा। और मतलब डिटेल प्रोसेस क्या है और इसके और उसके प्रोसेस मतलब प्रोसेस में क्या डिफरेंस है वो पता नहीं, तो मैं इसका कोई सटीक आंसर नहीं दे पाऊंगा कि इस यहीं पर एग्जैक्टली यही प्रक्रिया तो है नहीं, क्योंकि इसको हमने लिखा है, मतलब हमने लिखा है, तो इसके सिमिलर कोई प्रक्रिया है कि नहीं वो हमको देखना पड़ेगा। पर मतलब बहुत सारे मतलब देशों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनसे उनको लोगों को इनडायरेक्टली लाभ मिलता है, और एग्जैक्ट प्रोसेस जो है वो मतलब मुझे नहीं पता इसके बारे में। अमित जी एक बात ये भी है कि उनको ऐसा कुछ उनके पास अच्छा प्रोसेस है जिससे लाभ मिल रहा है, तभी वो इतने अच्छे हथियार, इलेक्ट्रॉनिक्स और इन सब तरह की चीजों को बना पा रहे हैं। अगर इसी तरह की धांधली और गुंडागर्दी और लूट खसोट होती तो शायद उनकी भी हालत हमारी तरह होती। ये एक अनुमान है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, बट ये एक अनुमान है कि अगर आप बेहतर कर पा रहे हैं तो जरूरी कोई बेहतर मैनेजमेंट सिस्टम होगा या लॉ ऐसे होंगे जो आपको गलत करने से रोकते हैं, इसीलिए आप बेहतर कर पाते हैं। बट ठीक है विशाल भाई, आपका कोई और क्वेश्चन, या अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें फिर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। बस मेरा ये था कि मतलब जैसे हम बार बार इस बात पे वो देते हैं कि जूरी कोर्ट्स होगा तो ऐसा होगा, तो ऐसा हमारे पास उदाहरण होना चाहिए कि किसी न किसी देश पर जहाँ जूरी कोर्ट्स हैं वहां पर ऐसा चीज चल रही है, तो उसका उदाहरण होगा तो कॉन्फिडेंस डेवलप ज्यादा अच्छा होता है। नहीं देखिए, जितने भी देश में जूरी कोर्ट हैं वहां पे क्राइम का लेवल बहुत कम है। यहाँ पे आप कोई भी सरकारी जो नीलामी होती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहां पे अगर आप नीलामी में बैठने जाओ तो वहां पे पहले यहाँ जैसे रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं, तो आप अगर रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट लेने जाओ तो आपके पास 10 गुंडे होने चाहिए, वरना आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते। अगले ही दिन आपके घर के सामने कोई बम फेंक के चला जाएगा, तो वो चीज विदेश में नहीं होता। तो इसकी वजह से वहां पे जो कॉम्पिटिटिव लोग हैं वो जो है वो मतलब जिनके पास टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है, वही चीज वो मिनरल्स को उठाते हैं और उनका मतलब बनता है। पर ये धन वापसी पासबुक जो है, इसमें एक एडिशनल प्रोसेस है कि देश के लोगों के पास ये पैसा पहुंचाया जाए, तो डायरेक्टली पहुंचाया जाए, ऐसा नहीं कि तरह तरह के सब्सिडीज के द्वारा पहुंचाया जाए, डायरेक्टली पहुंचाया जाए। तो ऐसा प्रक्रिया दूसरे देश के पास है कि नहीं, वो मुझे नहीं पता, वो स्टडी करना पड़ेगा। पर शायद वो उस लाभ को
सरकार जो है वो अन्य अन्य तरह से सब्सिडी के रूप में दे देती है। इसी वजह से वहाँ पे गरीबी भी कम है वगैरह वगैरह है। तो आप एग्जैक्टली पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो शायद नहीं मिलेगा, पर किसी और रूप में वो है। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि हम हर चीज में मतलब विदेश में होगा तभी हम करेंगे, ऐसी मनोस्थिति हमको नहीं रखनी चाहिए। हमको अगर कोई चीज हमको ठीक लगती है, हम भले ही वो विदेश में हो या ना हो, वो हमारे देश में होनी चाहिए, वरना हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम हमेशा क्या वेट करते रहेंगे कोई देश में हो तभी जाके हम करेंगे, ऐसे थोड़ी ना हम करेंगे। हाँ पीयूष जी कुछ हाँ कह रहे हैं आप? हाँ, मैं ये विशाल जी जो पूछ रहे थे, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। टेक्सास करके एक स्टेट है अमेरिका में, अकेले टेक्सास के अंदर ही जो ड्रिलिंग और माइनिंग की कंपनीज हैं, 2000 कंपनियां हैं वहाँ पे। 2000 कंपनी अकेले टेक्सास की हैं, पूरे अमेरिका की भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप सोच सकते हो कि ये क्यों है, क्योंकि वहाँ पे ज्यूरी सिस्टम होने के कारण वहाँ पर ये परेशानी नहीं होती लोगों को कि ये जो गुंडागर्दी और जो हमारे यहाँ लाल फीताशाही चलती है, इस कारण वो परेशान होते हैं। तो अभी आप सोचो, और हमारे देश में कितने हैं? हमारे देश में जो ड्रिलिंग माइनिंग कंपनीज हैं, ये जो हैं कुछ गिनी नहीं है, और वो भी ज्यादातर जो है कुछ तो ठीक है, मतलब दिखाने के लिए बोल सकते हो उसका भारतीय, लेकिन उनका पूरा जो बेस है वो पूरा विदेशियों पर निर्भर है, शेवरॉन, डुपॉन्ट वगैरह, ठीक है। तो अभी ये खुद अपने आप में एक्सप्लेन करता है कि भाई कितना जरूरी है जूरी कोड, कि उसके कारण जो है इतने कंपटीशन भी तभी बढ़ेगा माइनिंग में और इन सब में। तो ये है एक एग्जांपल। और जैसे एक कंसेप्ट है गल्फ कंट्रीज में, अब भले ही वहाँ पे जूरी कोड नहीं है, लेकिन वहाँ पर है कि वहाँ पे रॉयल्टी दी जाती है पेट्रोल वगैरह की, ये सब जो है उनको नागरिकों को, तो ऐसा है। हाँ, और अगर आप आई थिंक दुबई में भी ये है कि इस रॉयल्टी की वजह से ही लोगों पे टैक्स का भी कानून नहीं है, उनको कोई टैक्स भी नहीं अपनी इनकम पे करना पड़ता। तो यहाँ पर क्योंकि रॉयल्टी जैसी चीज नागरिकों को नहीं मिलती है, तो उल्टे सीधे टैक्स लगा के नागरिकों से पैसा खींचा जाता है, जबकि ये पैसा आसानी से रॉयल्टी से हमें सरकार कमा सकती है और हमारा टैक्स का आम नागरिकों के टैक्स का बोझ कम कर सकती है। तो एक ये भी पॉइंट है। अच्छा, हमारे पास महावीर प्रसाद जी भी हैं, वो भी कुछ पूछना चाहते हैं, फिर हम ओमकार जी के पास वापस जाएंगे। हाँ जी, महावीर प्रसाद जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मैं भिलवाड़ा से बिलोंग करता हूँ और हमारे यहाँ पिछले 3 साल से बजरी बंद है और बजरी का उत्पादन भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, लगातार खूब गुंडे निकालते हैं और उसको धड़ल्ले से बेच रहे हैं। और 3 साल पहले जो बजरी का रेट था वो मार्केट रेट 2000 रुपए प्रति 100 स्क्वायर फीट का था और अभी लगभग 7-8 हजार रुपए स्क्वायर फीट है। और जब हम नागरिकों को ये समझाने जाते हैं कि आप ये धन वापसी पासबुक का मांग करो, ये लागू होने पर ये रॉयल्टी का जो पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा है, जो गुंडों के पास जा रहा है या जो भ्रष्ट नेताओं के पास जा रहा है, वो पैसा हमें मिल सकता है। पर लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं है। तो हम क्या तरीका अपनाएं कि वो इस बात को समझे? आप ये बोल सकते हैं कि उन्हीं को पैसा मिलेगा। ये चीज अगर ये धन वापसी कानून आएगा तो ये पैसा उनको मिलेगा, सरकार को नहीं मिलेगा। और मतलब ये पैसा उनको ही मिलने वाला है महीने महीने। अच्छा, जो नागरिक खरीद रहे हैं उन्हीं को वापस मिल जाएगा पैसा, वो रॉयल्टी का पैसा? मतलब क्या? नहीं, महावीर प्रसाद जी, अमित जी का कहना है कि अभी रॉयल्टी का पैसा जो आता है वो या तो गुंडों में बढ़ जाता है, नेताओं में बढ़ जाता है और बड़े बड़े धनिकों में बढ़ जाता है, या फिर अधिक से अधिक विदेशी कंपनियों को एफडीआई के थ्रू लाया जा रहा है और वो कौड़ियों के भाव यहाँ से ले जाते हैं, जनता को कुछ नहीं मिल रहा। तो जैसे कुशाग्र ने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि ईरान में जब विदेशी कंपनियों ने आके निकालना शुरू किया धड़ल्ले से मिनरल्स वहां पर, तो ईरान की सेना उनसे लड़ रही थी, पर ईरान के जो नागरिक थे वो नहीं लड़ रहे थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ना हमें पहले पैसा मिल रहा था रॉयल्टीज का, मिनरल्स का, ना आज मिल रहा है, तो हमें किस बात का फिर दुख है। तो ये सबसे पहला ही पॉइंट था कुशाग्र की पीपीटी में कि अगर नागरिकों को पैसा मिलना शुरू होता है तो नागरिक इस चीज के लिए लड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे कि जो पैसा मुझे मिलना चाहिए वो विदेशी कंपनियां आके जब निकालेंगी, तो विदेशी कंपनियां तो आपको रॉयल्टी नहीं देगी ना, वो तो सरकार देगी, और सरकार तब देगी जब सरकारी कानून पास करेगी।
तो बस उतना ही फर्क है कि कुछ कुछ चीजों को आपको उन्हीं को उतना ही समझाना है जितने, जैसे कई बार हम बात करते हैं कि वोटर टाइप लोग होते हैं और एक्टिविज्म टाइप होते हैं, तो वोटरों को बस इतना ही बताना है कि आपके खाते में पैसा आएगा। अब जो गरीब से, और हर जितने भी प्रति व्यक्ति घर पर है उतने लोगों का आएगा, यानी घर में 3 लोग हैं तो तीनों को 500-500 या 600-600 या जो भी दाम उस टाइम चल रहा होगा आएगा। तो कोई भी मना नहीं करेगा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए मेरे अकाउंट में। और हमारा कोई अमीर देश तो है नहीं कि जहाँ पर बहुत पैसा है तो लोग मना करेंगे उस चीज को। तो मुझे लगता है कि टेक्निकलिटीज को नहीं समझाइए महावीर जी, जो नहीं समझना चाहते उनको आप सिंपल इतना समझाइए कि अभी ये पैसा गुंडा लूट रहा है, नेता लूट रहे हैं, ये पैसा हमारा है, हमारी संपदा है, हमारे देश की, हमारे अकाउंट में आना चाहिए, इस कानून के पास होने से वही होगा। नहीं, आप मेरा है कि महावीर जी, आप जिनको समझाते हैं आप उनको ये समझाए कि ये कानून के आने से आपको पैसा आएगा, मतलब उन्हीं को पैसा आएगा, आपके खुद के अकाउंट में पैसा आएगा। तो आपको वो पैसे नहीं चाहिए क्या? मतलब सरकार एक कानून लाने जा रही है जिसकी वजह से आपको वो बजरी का पैसा आपको मिलेगा। आपको वो पैसा चाहिए या नहीं चाहिए आपको, या आपको चाहिए कि वो गुंडा ले जाए? तो वो बंदा ऑब्वियसली बोलेगा वो पैसा मेरे को आए तो अच्छा है। तो भाई बस आप इससे कन्विंस कर सकते हो, वो पैसा सरकार को जाना चाहिए, वो बोलेंगे तो अच्छा। हाँ, धन वापसी पासबुक जिस तरह से वोट वापसी अपन एक जिले में लागू करवा सकते हैं, उसी तरह से भी एक जिले में लागू हो सकता है धन वापसी पासबुक। नहीं, धन वापसी पासबुक एक जिले में लागू नहीं है, जब पूरे राज्य में लागू होगा या देश में लागू होगा? जी। अमित जी, अभी एक क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहती हूँ, वो काफी ऑफलाइन लोग हमसे पूछते हैं कि ये पैसा नागरिकों में चला जाएगा, तो 2 तरीके के प्रश्न आते हैं। तो नागरिक मेहनत करना छोड़ देंगे और वो जिस तरह वेनेजुएला में हुआ था, लोगों को पैसा मिलना शुरू होगा तो नागरिक आलसी हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न ये आता है कि ये सरकार क्यों ना ले, सरकार ले और अलग अलग नीतियों में लगाए और अलग अलग उसमें अपनी योजनाओं में पैसा लगाए। ये आम नागरिक को पैसा अगर सरकार दे देगी तो सरकार अपना कैसे चलाएगी? तो इस पे थोड़ा सा उत्तर दीजिए। तो देखिए, ये जो चीज है कि लोगों को पैसा देने से लोग आलसी हो जाएंगे, तो वैसे लोग तरह तरह के सब्सिडीज को सपोर्ट करते हैं, पर हम जो है बहुत सारे सब्सिडीज को सपोर्ट नहीं करते हैं। और जो है कि लोग आलसी हो जाएंगे, ये बात नहीं है। अगर हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, आप अगर 20 साल पहले के लोगों के घर मकान वगैरह देखें, ठीक है, और आज के घर मकान वगैरह देखें, तो वो उसमें लोग जो हैं बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खरीद ली हैं। हर इंसान चाहता है कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर करे। तो उसको अगर आप एक आदमी को बोलोगे आपको कितना पैसा चाहिए, तो वो क्या ऐसा सोचता है कि भाई हाँ मैं इतने में खा पी लूंगा, सो जाऊंगा, मुझे एसी नहीं चाहिए, कार नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं सोचता वो सोचता है कि जितना ज़्यादा मिल सके उतना अच्छा। तो आप अगर उसको कुछ पैसे दे भी दोगे तो वो और नहीं कमाएगा। ये मैं लॉजिकल नहीं सोचता कि एक आदमी को अगर हम 1000 रुपए दे देंगे तो और कुछ काम धंधा नहीं करेगा। हो सकता है कुछ लोग ना करें, पर वैसे लोगों की परसेंटेज हो सकता है 5% होगी, पर इसके लिए 90% लोग हैं वो ऐसा नहीं करेंगे। और एक बात है कि जो भी हो, इसके मतलब लोग आलसी बने ना बने, जो भी बने, पर मिनरल्स की लूट को रोकने का और कोई उपाय नहीं। मिनरल्स की लूट को रोकने का और कोई भी उपाय नहीं है कि मतलब हम लोगों में पैसा को बांटे। तो और इसीलिए इसके मतलब एक कुछ लोग आलसी होंगे तो हम उसको कुछ नहीं। जैसे मैं उदाहरण दूं कि अभी जो है सरकार बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज हैं, जैसे उड़ीसा में पॉलिसी 1 रुपए में चावल, तो इस तरह के बहुत सारे पॉलिसीज हैं जिससे कि लोगों को बहुत सस्ते में ही खाने पीने को मिल जा रहा है, पर फिर भी तो लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें हम बोल रहे हैं कि ये जो मिलत का पैसा दो, इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। और सेकंड क्वेश्चन आपका था हाँ कि सरकार इसको ले, हाँ हेलो, हाँ कि सरकार इसको लेके बहुत सारी योजनाओं में लगाए। तो देखिए सरकार योजनाओं में लगाए, इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि सरकार के मुख्य कार्य क्या हैं। इसके लिए पवन जूरी जी ने एक बढ़िया सा नोट लिखा था कि ये जो योजनाएं वगैरह वो सरकार के मुख्य काम में नहीं आते, क्योंकि मतलब मान लीजिए एक डैम बनाना है, तो सरकार को डैम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार को सिर्फ ये प्रस्ताव रखना है कि यहाँ पे डैम बननी चाहिए, तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आ जाएंगी जो कि वो डैम बना देंगी
और उनको हम कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे और वो बना के दे देंगे वहाँ पे, और उस डैम से जो भी प्रॉफिट आना होगा, तरह तरह के प्रॉफिट्स आएंगे, तो वो प्रॉफिट उससे आ जाएंगे। तो इस तरह आप जो जैसे रोड बनाना है तो वो भी हम जो है कोई प्राइवेट कंपनी को दे सकते हैं कि आप रोड बनाओ, तो वो उसने रोड बना दिया, फिर उस रोड में जो गाड़ियां जाएंगी वहां से टोल टैक्स कलेक्ट करके वो रोड का पैसा उठा लेगी। इस तरह के बहुत सारे काम जो है वो सरकार ऐसे ही कर सकती है। तो सरकार का मुख्य काम जो होता है वो सेना चलाना, अदालत चलाना और पुलिस चलाना और कुछ रिकॉर्ड कीपिंग और ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है। ये 4 ही मुख्य काम होता है कि सेना, अदालत, पुलिस और सम काइंड ऑफ मतलब रिकॉर्ड कीपिंग, ये कौन कर रहा है, कितना लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, किसने कितना टैक्स दिया, उस टाइप का काम होता है। तो यही 4 काम मुख्य काम होते हैं। बाकी सारे काम अगर नहीं भी होंगे तो भी वो कैसे भी कैसे कोई ना कोई कर ही देगा। ये 4 काम अगर ठीक हो जाएंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो खर्चा है सरकार का, सेना चलाना है, तो उसके लिए मतलब 35% तो हम दे ही रहे हैं कि सरकार की जो टैक्स मतलब सरकार का जो एक मुख्य काम है कि सेना चलाना है, तो उसका 35 उसके लिए हम इस पैसे का 35% दे रहे हैं। तो ये पैसा सरकार को मिल ही रहा है। और जैसा मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि मिनरल्स की लूट को रोकने का और कोई भी उपाय नहीं। तो इसलिए भले ही चलो 1% लोग आलसी बन जाते हो तो उन्हें बनने दो, पर उनको फायदा जो हो रहा है वो बहुत बड़ा फायदा है। जी अमित जी, ओंकार जी ने अभी दोबारा से हाथ खड़ा किया। ओंकार जी अपने प्रश्न पूछिए। हेलो, ओंकार जी आप हैं वहाँ पर, आप सुन सकते हैं? हाँ जी, आपके कोई प्रश्न है सर अभी? हाँ बहुत है एक्चुअली। हाँ जी बताएं सर। हाँ बोलिए। ये अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा था मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड, जैसे गवर्नमेंट ओंकार पब्लिक जी थोड़ा वेलफेयर। ऊंचा बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हेलो, हाँ जी आप बताएं। हाँ, जैसे गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स भी रन करती है, ठीक है, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स का कोई रोल नहीं होता। अगर गवर्नमेंट ऐसे उदाहरण बोल, दीजिए। नहीं, आप उदाहरण दे सकते हैं। स्कॉलरशिप्स है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन पे है, सब्सिडीज है, और उसमें तो प्राइवेट प्लेयर कोई रोल प्ले नहीं करते ना। हाँ, आपने क्या बोला? एजुकेशन बोला ना? एजुकेशन में स्कॉलरशिप्स हो गए, सब्सिडी पे रेट पे एजुकेशन देते हैं जो। तो एजुकेशन के ऊपर हम एक अलग वेबिनार कर सकते हैं, ठीक है? तो हम मानते हैं कि मेरा क्वेश्चन नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूँ बता रहा हूँ कि हाँ, मैं बोल रहा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ कि एजुकेशन के ऊपर हम एक अलग वेबिनार कर सकते हैं कि हमारी जो सोच है कि गवर्नमेंट को एजुकेशन के ऊपर कितना खर्च करना चाहिए, ठीक है? तो उसमें गवर्नमेंट को उतना ही खर्च करना चाहिए कि लोगों को लॉ बताने के लिए, मतलब सरकार में जो लॉ चल रहा है उसके बारे में अवेयरनेस कराने के लिए, और जो है मतलब सेना बनाने के लिए जो खर्चा आएगा वही पैसा जो है मतलब सरकार खर्च करे, बाकी पैसा खर्च ना करे। मतलब सरकार जैसे अभी JNU चला रही है, बहुत सारे आर्ट कॉलेजेस हैं, ठीक है, वो सारे सरकार को बंद कर देना, तो उसकी सारी स्कॉलरशिप खत्म कर देनी चाहिए। उसके जितने प्रोफेसर हैं उनको सबको रिटायर कर मतलब निकाल देना चाहिए कि आप जाओ घर, कर जाओ खत्म, और कुछ नहीं। तो सरकार के पास क्या रहेगा कि कुछ मतलब कुछ ही, और एजुकेशन सिस्टम के ऊपर इसलिए बोला कि अलग वेबिनार कर सकते हैं जिससे सरकार के ऊपर बहुत ही कम खर्चा आएगा एजुकेशन चलाने के लिए, और वो जो है वो भी एक तरह से रक्षा क्षेत्र में आ जाएगा। और इस कानून में है कि जैसे जितने IITs, IIMs वगैरह, सॉरी जितने भी IITs हैं, जितने भी साइंस और टेक्नोलॉजी के कॉलेज जो प्रतिष्ठान है, वो एक अलग रहेगा, और यहाँ से जो पैसा जा रहा है उनको ही आएगा। मतलब उस एजुकेशन के ऊपर जो खर्चा होगा उसको रक्षा के ऊपर मतलब एक तरह से सेना का खर्चा ही माना जाएगा, तो उसकी वो सब चलती रहेंगी। और बाकी बोले आपने सब्सिडीज, तो मतलब बहुत सारी सब्सिडीज को हम मानते हैं कि खत्म ही कर देने चाहिए। तो आप पहले मतलब मैं ऐसे एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं बता सकता कि कौन सी रखनी चाहिए कौन सी नहीं रखनी चाहिए, तो आप कौन सी स्पेशल सब्सिडी की बात कर रहे हो वो है, वो देखना है। तो बहुत ज्यादा आप बोल रहे हैं तो वेलफेयर स्कीम, तो इससे जो है आपकी पॉवर्टी घट जाएगी, जिससे वेलफेयर स्कीम की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो जब जरूरत ही नहीं रहेगी तो वेलफेयर स्कीम क्या करेंगे क्या? जैसे स्कॉलरशिप आपने बोला, स्कॉलरशिप की जरूरत ही नहीं रहेगी। नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या है कि जैसे पकड़ के चलो कि ऑक्शन से गवर्नमेंट को 3 लाख करोड़ आता है एनुअली, जी, पकड़ एक मुझे फिगर पकड़ के चलो, एक 3 लाख करोड़ आ रहा है,
पूरा ऑक्शन से, जी वो हाँ क्या बोलेंगे कि हम 10 पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स मतलब करते हैं जिसमें 3 लाख हाँ करोड़ हमारा खर्चा हाँ होता है, जी तो हम अल्टरनेटिव क्या दे रहे हैं, वोट वापसी पासबुक, सॉरी क्या था, जी धन वापसी पासबुक, ठीक है। जी तो वो क्या बोलेंगे, अगर पैसा मेरा जो 3 लाख करोड़ आ रहा था मेरे को अब तक, अगर वो पब्लिक के हाथ में चला गया, ठीक है, तो वो जो मैं 10 स्कीम चला रहा था तो उसका क्या होगा, अभी उनको कौन फंड करेगा? हाँ, तो ये गलत एजम्पशन पे चल रहा है कि भाई 3 लाख अभी आ रहा है, तो अभी 3 लाख में से अभी 2 लाख रुपया तो पब्लिक को चला जाएगा, अब 1 लाख करोड़ बचेगा, तो इसमें मैं इतने सारे जो वेलफेयर स्कीम चला रहा था वो कैसे चलाऊंगा? तो वो इसमें गलत एजम्पशन है कि अभी 3 लाख करोड़ आ रहा है और बाद में भी 3 लाख करोड़ ही आएंगे। वैसा नहीं है, अभी आ रहा है 10,000 करोड़, तभी आएंगे कितने, 10 लाख करोड़, मतलब अभी आ ही नहीं रहे हैं। अभी जो है वो रॉयल्टी का पैसा आ ही नहीं रहा है, तो तभी ज्यादा आएगा, क्योंकि ऑप्शन से आएगा, तो तभी ज्यादा पैसा आएगा। हम वो सारा पैसा हम उसमें से सारा पैसा जो है उसमें से एक बड़ा हिस्सा सेना को देंगे, जो अभी सरकार को खर्चा करना पड़ता है। सरकार के दो तरह के इनकम हो सकते हैं, एक है टैक्स और एक है रॉयल्टी, ठीक है। तो सरकार को अगर कोई वेलफेयर स्कीम चलानी है तो वो टैक्स के पैसे से चला सकती है, और सरकार को अगर ज्यादा चलानी है और भी ज्यादा वेलफेयर स्कीम, तो वो और ज्यादा टैक्स ले सकती है। तो उसके बारे में जो डिसीजन वगैरह करना है वो सरकार कैसे भी करके कर सकती है, कि मतलब वो एक अलग ही डिस्कशन है, कौन सी टैक्स होना चाहिए, कौन सी वेलफेयर स्कीम चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए, वो एक अलग ही चीज है। पर बेसिक आंसर आपका जो ये था कि सरकार को अगर कोई वेलफेयर स्कीम करनी है तो वो कहाँ से लाएगा, तो वो सरकार को टैक्स लगाएगी, और अगर उसको ज्यादा करनी है तो वो ज्यादा लगाएगी। पर अभी जो है ऐसा नहीं है कि अभी एक रॉयल्टी आ रही थी, बाद में भी उतनी ही आएगी और हम उस पैसे को बांटने को बोल रहे हैं। अभी रॉयल्टी का पैसा कम आ रहा है और तभी लगभग 10 गुनी आएगी, ठीक है, और वो पैसा हम देने को बोल रहे हैं, और उसमें से भी कुछ हिस्सा हम सरकार को देंगे ताकि वो रक्षा क्षेत्र में निवेश कर सके, मतलब आदमी नहीं दे सके। नहीं, मेरे इसमें 2 क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कि पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, तो आपका अजम्पशन क्या है कि कितने साल में, जैसे अभी धन वापसी पासबुक आ जाता है, तो आपका क्या अजम्पशन है कि जो रॉयल्टी पास ऑन होगी पब्लिक को, तो उससे कितने साल में पॉवर्टी एलिवेट होगी? जी, मतलब ये क्वेश्चन का ये क्या है, मतलब आपका तात्पर्य क्या है? जैसे आप बोल रहे हो ना कि जैसे मतलब आपका क्या स्टैंड है कि हम धन वापसी लाएंगे तो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। नहीं, मान लो रिक्वायरमेंट है, नहीं मैं बोल रहा हूँ अगर रिक्वायरमेंट है तो सरकार वही कर सकती है जो आज कर रही है, टैक्स लगा सकती है। अभी भी टैक्स है, अभी भी सरकार क्या करती है, टैक्स लेती है और उससे वेलफेयर स्कीम्स करती है, तो तभी भी टैक्स लगा सकती है और वेलफेयर स्कीम्स कर सकती है। अभी हम जो ये कानून ला रहे हैं, अभी जो सरकार की 1 लाख करोड़ रुपए की ये या फिर 10,000 करोड़ रुपए की मतलब रॉयल्टी आती है सरकार को, वो 10 लाख करोड़ आएगी, मतलब आज जितनी आ रही है उससे 10 गुना या 100 गुना, और उसमें से कुछ पैसा हम सरकार को दे देंगे। तो मतलब अल्टीमेटली सरकार को मिलेगा, सरकार के फंड में से कुछ कटेगा नहीं, सरकार को जितना पैसा आता था उससे ज्यादा ही पैसा मिलेगा। हाँ, ये बाध्यता इसमें होगी कि सरकार इसको सेना के लिए ही खर्च करे और ज्यादा इधर उधर ना लगाए, तो सरकार सेना के लिए थोड़ा कम लगा देगी टैक्स के पैसे से। अगर सरकार सोचेगी कि नहीं चलो, मतलब हम सरकार को एक एक्स्ट्रा मनी दे रहे हैं कि आप ये टैक्स में डाल दो, ठीक है, और बाकी पैसा जो है वो सर लोगों में बांट दो, तो उसका मैकेनिज्म हम दे रहे हैं। अभी वो पैसा आ ही नहीं रहा। नहीं, क्योंकि इंडिया का जीडीपी का 2.5 से 3% ही स्पेंड हो रहा है ना आर्मी पे। हाँ, और हेलो, हाँ बोलिए। तो गवर्नमेंट का 3% ऑफ जीडीपी स्पेंड हो रहा है ना आर्मी पे। ओके, बट ऑब्वियस है कि 97% कहाँ और हो रहा है। नहीं तो मैं ये बोल रहा हूँ जो अपोजिशन, हेलो, जो अपोज करेगा ये बिल को, हाँ बोलिए, आपको सॉरी, तो ये रेस करेगा ना कि गवर्नमेंट वैसे भी 3% स्पेंड कर रही है जीडीपी का। 3% किसका खर्च कर रही है? जीडीपी का, आर्मी पे, डिफेंस पे। जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब भारत के अंदर जितना मैन्युफैक्चरिंग हुआ उसका एक सूचकांक कि इतना मैन्युफैक्चर हुआ भारत में। तो जितना भी सूचकांक भारत में मैन्युफैक्चर हो, सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार का सिर्फ इससे लेना देना है कि सरकार किस तरह का टैक्सेशन डाल रही है। सरकार टैक्स से ही पैसा कमाती है। जीडीपी
भारत जीडीपी किससे बढ़ती है? जब भी कोई चीज मैन्युफैक्चर होती है तब उससे जीडीपी बनती है, ठीक है। पर सरकार अगर कोई भी टैक्स नहीं लगाती है तो सरकार जीडीपी कितनी भी बढ़ जाए सरकार को 2 पैसा नहीं आएगा। तो आप जब बोल रहे हो कि जीडीपी का इतना % सरकार लगाती है वो कोई सेंस नहीं बनता है। तो बात ये है कि सरकार टैक्स का कितना % लगाती है और कितना टैक्स कमाती है। तो मान लो अभी टैक्स कमा रही है 10 लाख करोड़, तो वो 10 लाख करोड़ तो वैसे भी आएंगे। हम थोड़ी ना बोल रहे हैं कि टैक्स को कुछ करो, ये कानून में तो टैक्स के लिए कुछ लिखा ही नहीं है। तो टैक्सेशन का एक अलग डिस्कशन है। तो टैक्स तो वैसे भी जा रहे हैं। फिर बात ये है कि अभी ये तो ये जो चीज है धन वापसी, इससे एक अलग इनकम सोर्स, जो रॉयल्टी से जो पैसा आना था वो पैसा बढ़ जाएगा और उसका कुछ % सरकार रखे जिसको सेना में लगाए और बाकी दे दे। वही हम बोल रहे हैं ना, हम टैक्स को नहीं लेने के लिए तो नहीं बोल रहे। ये जो आपने सब बोला ना कि जीडीपी के साथ कुछ नहीं होता। सरकार के 2 तरह के इनकम होते हैं, ये तो रॉयल्टी होती है या फिर टैक्स होता है, बस। और जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था, डिजिटली फॉर्जरी जो होगी वो रिपोर्ट कैसे होगी? जिसके साथ फोर्जरी होगी वो किसी ना किसी को तो पता चलेगा ना कि फोर्जरी हुई है, तो वो जाके रिपोर्ट करेगा। नहीं, किसी को नहीं पता चलेगा कि कोई फोर्जरी हुई है। फोर्जरी में वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे समझो मैंने बोगस अकाउंट बना दी, बैंक अकाउंट, हाँ, मैं सब्सिडी ले रहा हूँ, हाँ, वो ट्रैक कैसे होगा? नहीं, आपका ये एक फिजिक्स का क्वेश्चन है कि इवेंट डज नॉट एग्जिस्ट व्हिच डज नॉट हैव एन ऑब्जर्वर। क्या आप बोलोगे कि कोई अनंत महाकाश में 2 चीजें टकराई तो हमको तो वो पता कैसे चलेगा? मतलब किसी ना किसी को नहीं पता चला तो वो ऑब्वियसली होता रहेगा। आज के सिस्टम में भी होता रहेगा, हमेशा ही होता रहेगा। पर आप ऐसा क्यों मान रहे हो कि कभी किसी को भी पता नहीं चलेगा? तो वैसी चीजें तो होती ही रहेंगी, हमेशा के लिए होती रहेंगी। हम अभी मैं बोलूंगा कि किसी बैंक से कोई चुपके से चुरा लेगा, किसी को नहीं पता चलेगा, तो कैसे वो रोका जाएगा? तो वो रोका नहीं जाएगा। पर हम देखिए, हम यहाँ पे एक ऑफिसर नियुक्त कर रहे हैं जो कि इस तरह की चोरियों को मॉनिटर करता रहेगा। तो बेसिक बात यह है कि जो आम इंसान क्या देखेगा, एक ही चीज देखेगा कि मुझे एक मोटा मोटी हिसाब, एक्टिविस्ट और आम इंसानों के नेटवर्क से उनको एक अंदाजा रहेगा कि मोटा मोटी मुझको कितने महीने के कितने रुपए आने चाहिए, ठीक है। तो अगर उसको लगा कि अभी जो मुझे मिल रहा है वो मेरा मतलब एक्चुअली में शायद 1000 रुपये पर सिटीजन आना चाहिए, पर अभी के सिचुएशन में आ रहा है 50 रुपये पर सिटीजन, तो एक बहुत बड़े लेवल की फोर्जरी हो रही है और उसको रोकना चाहिए, ठीक है। मान लो वो 500 रुपये भी हो रहा है तो भी उसको रोकना चाहिए। पर नहीं, वो शायद कोई एक दो लोग मार रहे हैं कहीं पे और वो 1000 रुपये की जगह 999 रुपये मिल रहे हैं, तो मतलब हाँ, इसको रोकना चाहिए। पर वो रुकेगा, पर आप मतलब ऐसा बोल रहे हो कि 100% परफेक्ट सिस्टम, हाँ 100% परफेक्ट सिस्टम नहीं हो सकता, ये मैं मानता हूँ। हो सकता है वैसी चोरियां ना रोकी जा सके। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे भी डिजिटली अमाउंट आएगा अकाउंट में, ठीक है, तो ऐसे बहुत से लोग होंगे, जैसे भी ओल्ड एज पीपल है, कपल है, ठीक है, तो वो तो जैसे भी कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से समझो घर पे ही है, उनको बैंक ट्रांजेक्शन करने को नहीं जम रहा है डिजिटली, तो ऐसे कुछ सिस्टम है क्या कि जैसे पोस्ट ऑफिस से उनको मतलब जो सब्सिडी है वो कैश ट्रांसफर उनको होगा क्या? उसको कैसे दिया जाए? घर में लाके दिया जाए? हाँ, मतलब ऐसे कोई प्रोविजन है क्या उसमें? नहीं, इधर तो कोई प्रोविजन नहीं है, बट दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ बैंकिंग। वो क्या उसके कोई रिलेटिव को भेज नहीं सकता कि वो एटीएम से विथड्रॉ करा दे? उसका कोई जान पहचान, दैट विल बी मोर सिंपल आई गेस, कि वो अब उसका कोई पुत्र या फिर कोई ट्रस्टेड रिलेटिव को अपना एटीएम कार्ड दे और बोले कि जाओ उठा के लेके आओ, जैसे मेरे पिताजी करते हैं। मेरे पिताजी एटीएम नहीं चला सकते और उनको कोई डिजिटल दुनिया से कोई लेना देना नहीं, तो मैं उनके लिए पैसा उठा देता हूँ, मेरी बहन पैसा उठा देती है। मेरे गांव में भी वैसा है, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनके बेटे वगैरह जो हैं वो कर लेते हैं। वो लोग भी इतने पढ़े लिखे नहीं है, पर वो यूज करते करते उनको पता चल गया है कि भाई गूगल पे और एटीएम ये सब कैसे चलाना। तो मुझे लगता है दैट सिस्टम इज बेटर, और उससे ज़्यादा अगर चाहिए दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ इम्प्रूविंग द टेक्निकलिटी ऑफ बैंकिंग, जो इस डिस्कशन के स्कोप में नहीं आता। ओमकार जी के बाद अब हम और क्वेश्चंस लेना चाहेंगे।
जो आप सभी को पता है कि इस बार की चर्चा हमारी धन वापसी पासबुक पर हो रही है और आपको एक पूरा प्रेजेंटेशन दिखाया गया कि किस तरह से अभी मिनरल्स की लूट हो रही है और किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं, किस तरह से हर नागरिक के खाते में एक सेट अमाउंट जा सकता है, सेट तो नहीं कहेंगे पर एक पर्टिकुलर अमाउंट जा सकता है। तो इससे रिलेटेड, इस पूरी डिस्कशन से रिलेटेड कोई भी आपके प्रश्न हो, कुछ लोगों ने देर से भी ज्वाइन किया है और कुछ काफ़ी नए लोग हैं यहाँ पर, तो एक थोड़ा सा मैं बस यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी अमित जी कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम धन वापसी पासबुक सिर्फ धन वापसी पासबुक का कानून पास करके नहीं ला रहे हैं। धन वापसी पासबुक में भी जूरी कोर्ट का प्रावधान है, वोट वापसी का प्रावधान है। यानी जो नेशनल मिनरल रॉयल्टी ऑफिसर होगा, वो अगर कुछ उसको लोगों को लगता है कि हमें सही तरीके से रॉयल्टी नहीं आ रही है या ये गलत काम कर रहा है, तो उसको निकालने का हक अभी जनता के पास आ जाएगा। जनता पटवारी के ऑफिस में जाके अपना वोट वापस ले सकती है और मैं तो कहती हूँ 1% वोट भी वापस आते हैं तो लोग अपने आप ही सीधे हो जाते हैं, उससे पहले ही हो जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि सिर्फ जो जितने भी हमारे 14 ड्राफ्ट हैं जिन पे हम पूरा मूवमेंट चला रहे हैं, ये राइट टू रिकॉल का, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। हम इसी में ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट प्रोसीजर भी हम प्रस्तावित करते हैं कि अगर ऐसा कुछ कंप्लेंट होती है तो लोग जाके एक साइट पे अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं, जिसको बिना लॉगिन किए भारत में कोई भी देख सकता है और डायरेक्टली वो कंप्लेंट प्रधानमंत्री को जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम का ताना बाना है, बहुत सारे प्रोसीजर्स का ताना बाना ड्राफ्ट होता है, कोई भी चीज स्टैंड अलोन नहीं होती है। तो काफी सारे लोग अभी हमारे पास जुड़े हुए हैं। मैं कोशिश मतलब मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप जरूर पूछें। एक पूरे वेबिनार को करने में और अरेंज करने में बहुत ज्यादा हमारी मेहनत लगती है, तो अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो वो मेहनत थोड़ी सी सफल जाएगी। तो इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो आप जरूर पूछिए। हेलो। हाँ जी ओमकार जी। जैसे मेरा और एक क्वेश्चन था कि मार्केट रेट ऑक्शन में मिलेगा या आप कैसे एश्योर करोगे, क्योंकि जैसे प्रेजेंट सिस्टम क्या है कि 10 लोग ही है इसमें, ठीक है, और उन्होंने ऐसे मतलब अपने आप में बना लिया है कि ये रेट के आगे, मतलब सेटिंग आपने अपने आप में ये बना लिया कि ये रेट के आगे नहीं देना है जी। तो आप ऐसे कैसे एंश्योर करोगे कि मार्केट रेट मिल जाएगा? तो वो जो 10 लोगों ने बना लिया है वहां पे 11वां 13वां इंसान घुसता क्यों नहीं है? आपका क्या सोच है उसके ऊपर? हेलो। हाँ हाँ अमित जी सुनाई दे रहा है उनको, वो उनको सोचने हाँ दीजिए। मतलब मैं बोल रहा हूँ आपका सोच क्या है कि अगर 10 लोगों ने नेक्सस बनाया हुआ है तो वहां पे और ज्यादा लोग क्यों नहीं आते हैं उस नेक्सस को तोड़ने के लिए? मान लीजिए 10 लोग हैं और उन्होंने एक रेट फिक्स कर रखा है तो वो उसी में ही चलते रहते हैं, और उन्होंने कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग मैकेनिज्म बना रखा है कि भाई तुम पहले ऑप्शन लेना, फिर ऑप्शन में अगले ऑप्शन में मैं ले लूंगा, उसके बाद का ऑप्शन में तुम ले लेना, ऐसा कर रहे हैं। तो बाकी जो लोग हैं, कोई नया बंदा उसमें घुसना चाहेगा तो वो क्यों घुस नहीं जाता थोड़ा ज्यादा वोट करके? ये सिस्टम को तोड़ क्यों नहीं देता? जैसे नौकरी में होता है, तो हर चीज में क्या होता है कि कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से हमेशा एक न्यू कमर कम पैसे में ज्यादा काम करने के लिए या फिर मतलब ज्यादा यील्ड देने के लिए रहता है, तैयार रहता है, तो जिसकी वजह से मार्केट कंटिन्यूअसली इंप्रूव करती है हर चीजों के सामान, मतलब तो ये होता है। तो ये चीज ऑप्शन के केस मतलब ये फील्ड में ये क्यों नहीं हो पाता? आपका सोच इसके ऊपर क्या है? इन्फ्लुएंशियल है वो लोग। ओमकार जी। इन्फ्लुएंशियल है वो लोग। इन्फ्लुएंशियल को और सीधे तरीके से मैं अगर बोलूंगा वो लोग गुंडे हैं। इन्फ्लुएंशियल नहीं है, वो मारने की धमकी देते हैं, वो मार देते हैं उस बंदे को, वो नए बंदे को डराते हैं, मारते हैं, क्राइम यूज करते हैं, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए हमने जूरी कोर्ट लाया हुआ है कि अगर वहां पे किसी तरह का क्राइम आता है तो उसको रोका जाना चाहिए, तो उसी से ही ये चीज होगा। और एक चीज है, जैसे समझो मार्केट रेट मिलता भी है, ठीक है, तो एक अपोजिशन वाले क्या बोलेंगे कि मतलब जो ड्राफ्ट को अपोज करेंगे वो बोलेंगे कि जैसे अभी पकड़ के चलो इलेक्ट्रिसिटी का रेट है, पर यूनिट रेट है जो पर बैट, ठीक है, तो जैसे मार्केट रेट अगर कोल का बढ़ गया जैसे प्रेजेंट सिस्टम में जो है अभी, ठीक है जी जी, अगर प्रेजेंट सिस्टम में मार्केट रेट पे ऑक्शन होता है उसका, तो वो लोग ये तरह देंगे कि कोल का वो जो चार्ज आता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने का और जो फाइनल यूजर को रेट जो है, जो मतलब अभी 4 रुपया या 3 रुपया जो है पर यूनिट, मतलब 100 यूनिट के नीचे है अगर है तो वो बढ़ सकता है।
उसको घटाने के लिए हम दूसरी चीज दे सकते हैं ना, कि वहां पे भी ऑक्शन पे हम दे सकते हैं। तो हमेशा ही ऐसी कंपनियां आएंगी जो ज्यादा रेट पे कोल खरीदेंगी और सस्ते रेट पे बिजली बना के दे देंगी। तो हाँ, उस केस में भी हम ऑक्शन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उस कंपनी को हम ऑप्शन दे देंगे जो कंपनी सस्ते भाव में बिजली बना के दे देगी। तो हमेशा ही ऐसी कंपनियां आ जाएंगी जो सस्ते भाव में बिजली बना के दे देंगी। नहीं, इसका आपके पास ऑथेंटिक कुछ है क्या, मतलब ऐसे होता है क्या? मतलब क्या ऑथेंटिक? डेटा इन द सेंस, मतलब ऐसे है क्या कि आपके पास जब कोल ये रेट में लिया मैंने तो इतना प्रोडक्शन कॉस्ट हाँ। आता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी इतने रेट में कम से कम पड़ती है, जो प्रोडक्शन करता है, हाँ। जो बनाता है। देखिए, एक चीज तो साफ दिखती है कि जैसे कोल है, महानदी कोलफील्ड, ठीक है, उड़ीसा में महानदी कोलफील्ड, तो वहां पे कोयले की चोरी भयंकर होती है, ठीक है। केवल इतना ही नहीं, जो कंपनियां कोयले को लेके जाती हैं, उन कंपनियों के अंदर भी चोरी होती है। मतलब वो कंपनी के अंदर भी चोरी होती है, वहां उनसे भी कुछ लोग चुरा के ले जाते हैं, एंड दे डोंट बॉदर, क्योंकि मुफ्त का माल है, वो लोग मुफ्तली उठा रहे हैं। तो साइड में कुछ थोड़ा बहुत किसी ने चुरा लिया, मान लो एक कंपनी है जो कि कोयला उठा रही है, तो उसके मैनेजर जो है वो उसी ने ही साइड से कंपनी को छुपा के कुछ कोयला बेच दिया है। तो कंपनी चाहे तो उसे खोज सकती है और उसको निकाल सकती है, पर वो निकालती नहीं है, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तो उस तरह से उसका कॉस्ट बढ़ गया कोयले का, ठीक है। सेकेंड चीज ये है कि ये जो बिजली की कंपनियां हैं, वहां पे भी फॉर्जरी होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे फाइनल जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है वो ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे अगर इनएफिशिएंसीज हट जाएं तो ऑब्वियसली वो प्राइस कम आ जाएगी। और हम तुलनात्मक रूप से देख सकते हैं कि दूसरे देशों में बिजली कितनी है, क्या है, उसके हिसाब से देख सकते हैं कि दूसरे देशों में बिजली क्यों कम है, कैसा है। तो उसी से हमको पता चलता है मोटा मोटी। अगर आपको हिसाब लगाना, और एक बात है कि मान लो बिजली महंगी आएगी तो वो पैसा आपको ही जा रहा है, आम पब्लिक को ही जा रहा है, तो वो पैसा दे दो बिजली में, हो गया। तो अगर सच में ये चीज है, देन अल्टीमेटली इट विल कैलकुलेट टू जीरो, कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। कि मतलब कि मान लो कोयला था, कोयले को होके आपको बिजली होके वो आता था, और क्योंकि आपको अभी रॉयल्टी आने लगी है तो बिजली का रेट थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। तो वो रॉयल्टी के पैसे से आप बिजली का बिल दे देना। और उन लोगों का क्या, जिन लोगों ने कभी जिनके घर ही नहीं है, जो बिजली यूज कम बहुत करते हैं, अभी मान लो बिजली को यूज कर रहा है, तो आप बोल रहे हो भाई बिजली सस्ती मिलेगी, तो भाई जो ज्यादा बिजली यूज कर रहा है उसको तो ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है सरकार की इस चीज से, पर जो बिजली कम यूज कर रहा है तो उसको कम प्रॉफिट मिल रहा है। और भारत के संसाधन के ऊपर तो उसका उतना भी हक है जिसका दूसरे आदमी का है। अब क्योंकि एक बंदा एसी चला रहा है, वो ज्यादा प्रॉफिट खाए भारत के लिए, और दूसरा बंदा जो एसी नहीं चला रहा है तो भारत का वो प्रॉफिट नहीं खाए, तो उसका मानना कि वो अपने रॉयल्टी का कितना हिस्सा वो बिजली को देगा। जो बिजली कम यूज कर रहा है उसको तो कम प्रॉफिट मिलेगा उसको। और लास्ट मेरा क्वेश्चन ये था कि ऑक्शन में फॉरेनर्स को भी मतलब इनविटेशन रहेगा क्या? नहीं, इसमें केवल मतलब क्या बोलते हैं, संपूर्ण भारत के स्वामित्व वाली कंपनियों को ही अलाउ किया जाएगा माइनिंग के सेक्टर में। ओके, ठीक, थैंक यू। किसी और के कोई सवाल है? सतनाम जी। हेलो सतनाम जी, आप हैं वहाँ पे? मैंने उन्हें होस्ट बना दिया है असल में, और कट तो नहीं गया उनका नेटवर्क? नहीं, मैं हूँ कुशाग्र, आई एम सॉरी, मैं म्यूट पे थी, सो आई एम सॉरी, वो कुछ थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कभी कभी म्यूट अनम्यूट करने में। तो अभी ओमकार जी के बाद हरप्रीत जी का एक क्वेश्चन है। हरप्रीत जी, आप अपना क्वेश्चन पूछें। हेलो। हाँ जी हरप्रीत जी, बताएं। जी, मेरा पॉइंट ये है कि जो आप रॉयल्टी की बात करते हो, रॉयल्टी देश में इकट्ठी होगी, बढ़ जाएगी, वो ठीक है। उसके बाद रॉयल्टी को देश के लोगों में सीधे खाते में डालने की बजाय सरकार के पास भेजा जाए और उसको वेलफेयर स्कीम में डाला जाए, जैसे हेल्थ एजुकेशन में खर्च किया जाए, तो वो बेहतर सुझाव होगा। हाँ, तो हमने इसका मैंने आंसर किया है कि वेलफेयर स्कीम्स के लिए टैक्स है। अगर सरकार को कोई वेलफेयर स्कीम करनी है तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो वो टैक्स के रूप में लेना चाहिए, ना कि मतलब रॉयल्टी के रूप में। क्योंकि रॉयल्टी जो है हर नागरिक का, वो एक्चुअली हमने धनवापसी क्यों नाम दिया है, क्योंकि वो नागरिक का खुद का ही पैसा है। तो हर नागरिक का वो खुद का ही पैसा है, क्योंकि वो उसको हम वापस दे रहे हैं। तो अगर
सरकार को कोई वेलफेयर स्कीम करना है तो वो टैक्स के थ्रू कलेक्ट करना चाहिए, ना कि इस पैसे को लगाना चाहिए। और अगर इसको लगाने का है तो ये पैसा किधर गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये सरकार मतलब नागरिकों को दे देनी चाहिए। फिर अगर सरकार को कोई वेलफेयर स्कीम चलानी है तो वो टैक्स के थ्रू कलेक्ट करे। जी, उसके बारे में मेरा एक पॉइंट ये है, हेलो, हम उसके बारे में ये कहना चाहता हूँ सर, जो आप बता रहे हो पैसा कहाँ पर गैप हो जाए, उस पैसे को बचाने के लिए हमारे पास जीडी कोड और वो राइट टू रिकॉल है। उसके अनुसार करप्शन पे कंट्रोल किया जा सकता है। और सरकार के पास जो टैक्स इकट्ठे होते हैं, सरकार का उसके अपना सिस्टम चल ही नहीं पाता, वेलफेयर स्कीम पे पैसा खर्च ही नहीं हो पाता, हेल्थ एजुकेशन पे बहुत कम खर्च होता है। नहीं, हम सोच रहे हैं कि बहुत सारे वेलफेयर स्कीम जो हैं वो उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा एक हमारा प्रपोजल है वेल्थ टैक्स। तो वेल्थ टैक्स के थ्रू इतना पैसा जमा हो जाएगा जिसके लिए जो सफिशिएंट होगा कि जितने भी वेलफेयर स्कीम थे वो चलाए जा सकें। जी, उसके बारे में कुछ ये मतलब बताना सॉरी मतलब नाम उसका नाम है रिक्त भूमि कर। तो रिक्त जी, भूमि कर के थ्रू इतना पैसा। जी जी, मैं उसका हेलो एम्प्टी लैंड टैक्स का मैं भी सपोर्ट करता हूँ, ठीक है आपकी बात। लेकिन आज की हाँ तारीख में जो हालात हैं, सरकार के पास इतना पैसा नहीं। वेलफेयर स्कीम, हेल्थ और हाँ एजुकेशन में काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। कोई भी देश में कोई भी देश के नागरिक, हमारे देश का ये सिचुएशन है, हमारे देश के इंजीनियर साइंटिस्ट वगैरह देश छोड़कर बाहर देशों में सेटल हो रही है। उसके पीछे रीजन यहाँ पर सिस्टम नहीं है। अगर यहाँ पर देश में बेहतर सिस्टम बनाना है तो वेलफेयर स्कीम भी देनी पड़ेगी, जिससे कि लोग यहाँ पर हाँ रहना पसंद करेंगे। पहले तो इन वेलफेयर स्कीम को आप ऑब्जेक्टिफाई पर। हेलो हाँ जी, मेरा पॉइंट वेलफेयर ये है स्कीम। कि सरकार को पहले वेलफेयर स्कीम पर पैसा प्रॉपर खर्च करने के बाद अगर पैसा बचता है, उसके बाद रॉयल्टी बात सरकार जनता के अकाउंट्स में डायरेक्ट ट्रांसफर करनी चाहिए। तो वेलफेयर स्कीम्स को आप थोड़ा बोलेंगे, आप किसके हिसाब से बोल रहे हैं? मतलब एजुकेशन वेलफेयर किस स्कीम, क्या? एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत है। जो मेरे हिसाब से आज करते हो उसका 10 गुना से भी ज्यादा खर्च करने की जरूरत है। अच्छा, अगर लोगों के आपका अकाउंट पॉइंट में सिर्फ। सीधा, इसके अच्छा बारे में एक पॉइंट और बोलता हूँ मैं, 1 मिनट मेरी बात पूरी कर लेने दी। हेलो, हाँ बोलिए। बोले अगर हरप्रीत। लोगों के, इसके बारे में एक पॉइंट और बताता हूँ। अगर लोगों के अकाउंट में सीधा 1000-1500 रुपए मंथली जा रहा है, किसी के घर में जा रहा है, 3-4 बंदों के परिवार में 1000-1500 रुपए, उनको उससे ना बेनिफिट नहीं होगा जितना कि उनको हेल्थ ऐसा सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर में इतनी लूट खसुट हो रही है, एजुकेशन में इतनी लूट खसुट हो रही है। जहाँ पर 100 रुपए का काम है हेल्थ, अगर कोई एडमिट हो जाता है 100 रुपए वाली चीज 1500 रुपए पड़ती है। अगर सरकार उसको ईमानदारी से प्रोवाइड करेगी तो 100 रुपए में पड़ेगी सरकार को। तो जो 1000-1500 रुपए डायरेक्ट में ट्रांसफर करना, उसकी जगह पहले ये चीजें प्रोवाइड की जाए। हाँ, तो मेरा मानना ये है, आपका मानना ये है कि दो ही पॉइंट है ना, हेल्थ और एजुकेशन, यही है ना? हाँ जी, जी जी, और कुछ और कोई वेलफेयर तो नहीं है ना, बस हेल्थ और एजुकेशन ही आपका पॉइंट है ना? हाँ जी। हाँ, तो हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर हम एक अलग वेबिनार कर देंगे। आपका क्या मानना है कि हम अगर हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर ज्यादा पैसा लगा दें, सरकार अगर बहुत ज्यादा पैसा लगा दे हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर, तो शायद हेल्थ और एजुकेशन इम्प्रूव हो जाएगा? तो मेरा मानना है ये गलत है। ये ज्यादा पैसा लगाने से कुछ नहीं होगा, वो पैसा बीच में ही चोरी हो जाएगा। ठीक है? उसको और चोरी को रोकने के लिए अल्टीमेटली। हेलो, हाँ उस बोलिए। चोरी को रोकने के लिए तो हम अलग सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं ना, जैसे ज्यूरी कोड है, वोट वापसी है, वो चीजें अलग डेवलप कर, कुछ और सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जिससे कि करप्शन खत्म हो जाए। चोरी में रोकने के थोड़ा लिए तो थोड़ा अलग पॉइंट होने चाहिए। अच्छा, अगर सर थोड़ा मेरा मैं ये ऑफ पॉइंट, टॉप मैं समझ रहा हूँ आपकी पॉइंट। तो मैं हाँ थोड़ा जी, एक ऑफ टॉपिक एग्जांपल देता हूँ, ऑफ टॉपिक बात ठीक है। बोलता हूँ कि कैसे सरकार बहुत कुछ पैसा खर्च किए बिना ही या फिर बहुत कम पैसा खर्च करके भी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकती है। उदाहरण के लिए अभी लॉकडाउन है, ठीक है? तो बहुत सारे स्कूल्स बंद हैं, यहाँ के नर्सरी तक स्कूल्स बंद हैं, ठीक है? तो बहुत सारे लोग प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, अपने प्राइवेट स्कूल्स और नर्सरीज में अपने लड़कों को पढ़ाते हैं, ठीक है? और ये अलग बात है, बहुत लोगों को पढ़ने का चांस नहीं मिलता। पर मेरे एक रिलेटिव, उन्होंने नर्सरी में डाल रखा है अपने लड़के को। वो अभी नर्सरीज अपने क्लासेस जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट कराती हैं, ऑनलाइन थ्रू टेलीफोन। तो 1 घंटे के लिए उनका लड़का जो है वो फ़ोन के सामने बैठा रहता है। वो जिस तरह का प्रोग्राम वो ऑनलाइन चलाती हैं, उस तरह के प्रोग्राम दूसरे टीवी चैनल्स में भी आते हैं कि ये करो वो करो। वीडियोज़ वगैरह यूट्यूब में भरे पड़े हैं, वो जिस तरह के वीडियोज़ दिखाते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप ये चीज़ करने के लिए आप वो नर्सरी को 50,000 रुपये क्यों देते हो? ठीक है? तो वो उन्होंने एक चीज़ बोला कि अगर हम उस नर्सरी को 50,000 रुपये नहीं देंगे तो ऐसा नहीं कि हमारा लड़का वो चीज़ सीख नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो घर में बैठा है, मोबाइल खोल के देख रहा है बस, ठीक है? तो वो यूट्यूब खोल के भी देख सकता है।
पर बात ये है कि वो नर्सरी जो है वो हमको सर्टिफिकेट नहीं देगा। तो अगर वो सर्टिफिकेट नहीं देगा, इस एरिया के कोई और स्कूल हमको एडमिशन नहीं देगा। तो अगर एडमिशन नहीं देगा तो हमारा बच्चा जो है वो क्लास 1 तक नहीं जा पाएगा। तो अभी जो है प्रॉब्लम जो है एजुकेशन में पैसे की नहीं है, प्रॉब्लम जो है एक सिस्टम की है एजुकेशन में। तो सरकार कितना भी पैसा लगाए वो अल्टीमेटली कुछ नहीं हो सकता इसका। तो आपका जो सोच है कि ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए, आई डोंट थिंक कि ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए। और अगर ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए वो टैक्स के थ्रू आना चाहिए, वो रॉयल्टी के थ्रू नहीं जाना चाहिए। और जैसे जैसे हेल्थ का भी है, तो हेल्थ का भी वैसे ही कुछ चीज़ें हैं जिससे कि मतलब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक बंदा मान लो वो सिगरेट पी के अपना हेल्थ खराब कर रहा है, ठीक है, और वो जाके अपनी सर्जरी करा रहा है, कुछ भी करा रहा है गवर्नमेंट में, तो उसको सरकार जो पैसा मिला मतलब जो पैसा है वो सरकार को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, मतलब सरकार के टैक्स के पैसे से ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। पर जिस बंदे ने नहीं किया वो तो कम बेनिफिट पा रहा है। तो आप अगर बोलेंगे कि सरकार को सारी चीज़ें जो है वो हेल्थ में सब कुछ मतलब किसी को कुछ भी हो जाए वो सरकार को कवर करना चाहिए, आई थिंक दैट सिस्टम इज नॉट फेयर, बिकॉज किसी ने पैसा कोई पैसा दे रहा है और कोई उसको ये कर रहा है। तो मेरा मानना ये है कि जितना जो मतलब रॉयल्टी का पैसा है वो आर्मी को जाना चाहिए और लोगों के खाते में सीधा जाना चाहिए। उसके ऊपर अगर सरकार को अगर कोई हेल्थ हेल्थ मतलब वेलफेयर स्कीम चलाती है वो टैक्स के पैसे से चलना चाहिए। और जो हेल्थ है हेल्थ केयर जो है वो इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस सिस्टम क्या है उसके ऊपर आप एक कर सकते हो कि 1000 लोगों से आप जानते हो कि 1000 में से 1 लोगों को वो बीमारी होती है, 1000 या 10 लोगों में से, तो आप 1000 लोगों पर किसको होगी पता नहीं, तो आप 1000 लोगों से कुछ स्मॉल अमाउंट ले लोगे और उसको मिला के वो 1000 में से जिस 10 के भी खराब होंगे उसके हेल्थ के लिए खर्चे कर दोगे। तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंश्योरेंस सिस्टम। तो गवर्नमेंट इस तरह के इंश्योरेंस सिस्टम ला सकती है हेल्थ केयर में, और एजुकेशन में भी इसी तरह के कुछ सिस्टम इम्प्रूवमेंट है जिससे कि पैसा कम लेके आप सिस्टम को बहुत अच्छा कर सकते हैं, जिसमें कि ज़्यादा आपका सोच क्या है कि ज़्यादा पैसा अगर हम लगा देंगे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैं और ये एफिशिएंट वे नहीं है, इसलिए मैं उस चीज़ को नहीं मानता कि हमको रॉयल्टी का पैसा जो है वो सीधा लगा देना चाहिए। जी हेलो हेलो हाँ जी हरप्रीत जी। जी मेरा पॉइंट ना आप थोड़ा समझे ही नहीं, आप जो बात बोले मैं इस तरह से नहीं कह रहा। मेरे कहने का पॉइंट ये है, अगर हेल्थ सेक्टर है इंडिया में, हेल्थ सेक्टर का इस 1 साल का प्राइवेट हॉस्पिटल जो है ना उनका 1 साल का 6-7 लाख करोड़ रुपए का उनका बजट है, सरकार खर्च करती है 60-70 हजार करोड़ रुपया। अगर सरकार उस चीज को प्राइवेट अगर को फ्री में प्रोवाइड करना चाहे ना 6-7 लाख करोड़ वाला, वो 1.5-2 लाख करोड़ में प्रोवाइड कर सकती है, उसमें लूट के सूट ज्यादा है। मेरा पॉइंट ये है, मैं ये नहीं कहता कि 10 लाख करोड़ खर्च कर दे सरकार, मैं ये कहता हूँ सरकार प्रोवाइड करेगी ईमानदारी से तो बहुत कम पैसे में खर्च किया जा सकता है। मेरा ये पॉइंट है। एजुकेशन में इसी तरह से प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वो बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं बच्चों से, उनके नाम पर लूट खसोट ज्यादा हो रही है। और मैं ये कह रहा हूँ हरप्रीत जी मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। हाँ मैं इनका आंसर करता हूँ। एक्चुअली ये प्रॉब्लम ये जो आप बोल रहे हैं हेल्थ और एजुकेशन का, एक्चुअली ये उनके सेक्टर का प्रॉब्लम है कि वहाँ का करप्शन है। मतलब देखो अभी ये धन वापसी क्या है, ये माइनिंग का प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हमारे मिनरल्स लुट रहे हैं और हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है जो हमको मिलना चाहिए। अभी जो एक टॉपिक आप बोल रहे हैं कि भाई हेल्थ और एजुकेशन में खर्चा होता है, वो सही बात है, लेकिन वो उस सेक्टर की इनएफिशिएंसी है, उस डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वहाँ के करप्शन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, सब कुछ जानते हुए देखते हुए, इसलिए वो वहाँ की एफिशिएंसी है। तो देखो सबसे मेन चीज क्या है, हम लोग मैं पर्सनल लेवल पे ये स्कीम्स को सब्सिडीज को कोई सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि अगर आप लॉ को इम्प्रूव नहीं कर रहे हो तो ये कितनी स्कीम चला लो। हम तो पिछले यानी कितने सालों से 70 सालों से पंचवर्षीय योजना चला रहे हैं, यानी कितने लाख करोड़ का हम लोग ऑलरेडी लोन ले चुके हैं वर्ल्ड बैंक और इन सब से। इन्हीं सब स्कीम पे नाम पे आए ना, सारी इन्हीं की स्कीम पे नाम पे आता है कि हमें हेल्थ सुधारना है, ये करना है, वो करना है। वो पैसा जाता किधर है? आज तक हम सुधार क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि सबसे मेन चीज ये है कि जब भी कोई योजना बनती है तो योजना में क्या होता है, सेंटर फंड देती है स्टेट्स को, ठीक है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को बना देती है भैया कि ये कमेटी देखेगी, इसको ये करेगी, पैसा उसको देती है। अब पैसा उसको देने के बाद होता क्या है, वो सब किधर किधर चला जाता है इसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। मतलब वो
ये सरकार खुद लॉ बनाकर वो खत्म नहीं करना चाहती है प्रॉब्लम, वो स्कीम्स ही चालू रखना चाहती है। तो हमको स्कीम्स की जरूरत नहीं है, हमको लॉ की इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो हेल्थ है या एजुकेशन है, जो भी है वो उस डिपार्टमेंट, उस सेक्टर का प्रॉब्लम है, तो हमको वहाँ की इनएफिशिएंसीज अगर खत्म कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम वहाँ की सॉल्व हो जाएगी। हमको जरूरी नहीं कि वो रॉयल्टी का पैसा जो है उसमें पंप करना पड़े उनको इम्प्रूव करने के लिए। आप अगर हाँ, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आप अगर कोई भी पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो देखना आपको उसमें योजनाएं ही योजनाएं मिलेंगी, तरह तरह की योजनाएं। ये योजना हम लाएंगे, वो योजना लाएंगे, वेलफेयर स्कीम्स ही होंगे वहाँ पे, और कुछ नहीं होंगे। राइट टू रिकॉल पार्टी जो है उसका आप अगर मैनिफेस्टो पढ़ेंगे या फिर कुछ करेंगे, हमारा एक भी योजना नहीं है, हमारे पास एक भी वेलफेयर स्कीम नहीं है, सिंगल नहीं है हमारे पास, सिर्फ लॉ ड्राफ्ट की लॉ ड्राफ्ट। तो हम क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ कानून लाके आप चीजों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आप अगर सब्सिडीज खत्म भी कर देंगे फिर भी लोगों की हालत सुधर जाएगी। वेलफेयर स्कीम बिना भी चीजें चल जाएगी। हम नहीं बोल रहे हैं कि खत्म कर दो, पर अगर आप कानून ला दो, ये सब कानून ला देंगे तो वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर डिपेंडेंसी इतनी घट जाएगी कि आपको फाइनली उसको हटानी ही पड़ेगी, इसकी कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। धन्यवाद अमित जी। हरप्रीत जी आपका भी धन्यवाद। इसके बाद अभी किसी और का कोई प्रश्न हो, किसी का भी किसी इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। चलिए, क्या नाम है अमित जी, एक प्रश्न जो हमारे यहाँ पर अक्सर आता है धन वापसी या जूरी कोड से रिलेटेड, कि इस पूरे जो हमारा पूरा प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव एक तो क्वेश्चन ये आता है कि पारित कैसे होगा, कौन कौन इसको पारित करेगा और किस तरह होगा। दूसरा जो प्रश्न ये आता है कि ये अभी जितनी करप्शन चल रही है मिनरल्स को लेके और हमारे जितने भी खनिज हैं उसमें जितनी गुंडागर्दी अभी चल रही है, तो क्या सरकार को ऑलरेडी इसके बारे में नहीं पता है? क्या सरकार नहीं जानती है? और अगर सरकार जानती है और फिर भी कुछ नहीं कर रही है, तो ये तो हम सीधे सीधे कह रहे हैं कि सरकार चोर है। तो क्या सरकार इसके बारे में जानती है? और नहीं, अगर जानती है तो क्या इसके बारे में क्यों अभी तक कुछ नहीं हुआ है? और सिर्फ एक लॉ के पास हो जाने से कितना इम्प्रूवमेंट आएगा? देखिए, बाला ठाकरे का एक इंटरव्यू है, ठीक है, उसमें वो इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि मतलब विदाउट करप्शन आप इलेक्शन ही नहीं जीत सकते, उन्होंने बोला है। तो ही इज ऑनेस्ट अबाउट दैट एंड आई ऑल्सो अग्री विथ हिम कि आज के सिनेरियो में हालत ऐसी है कि एक बंदा करप्शन किए बिना वो इलेक्शन जीत नहीं सकता। मतलब वो पावर में, या फिर इलेक्शन का छोड़ दो, मतलब वो मंत्री पद हासिल नहीं कर सकता, किसी पार्टी में बड़े स्तर पर जा नहीं सकता, ये सब नहीं जा सकता। तो इसमें एक बड़ा रोल होता है पेड मीडिया और माइंस के लूट का, और तरह तरह के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लूट का। ये होती कैसी है? ये तभी शुरू हो जाती है जब एक व्यक्ति राजनीतिक कैरियर में घुसता है। वो क्या होता है कि जब भी किसी व्यक्ति को इलेक्शन का प्रचार, मतलब चुनाव प्रचार करना होता है, तो उसको कुछ लोगों की जरूरत होती है जो झंडे लेके चलें और उसकी नारेबाजी लगाएं, वो महान है ऐसे बोलें। उसी तरह पेड मीडिया के चैनल्स की भी जरूरत होती है जो कि उस व्यक्ति को मतलब देवता जैसे दिखाएं। तो उन सब लोगों को उसको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से फायदा देना होता है। उससे सबसे बड़ा जो फायदा होता है, मतलब सबसे बड़ा जो डील होता है, वो लोग करते हैं कि मैं अगर मंत्री बन गया, या फिर मैं जिसको मतलब मैं अगर पावर में आ गया, तो मैं ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको दे दूंगा। तो ये तो छोटे होते हैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आपको दे दूंगा, स्कूल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आपको दे दूंगा, भले आप इसमें कुछ भी चोरी चकारी करो, ठीक है, भले ही आपने 10 पुल गिरा दिए हो पहले, मैं फिर भी आपको एक और पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा। ये छोटी चोरी चकारी है। इस तरह के चोरी चकारी करके लोग एमएलए बनते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्टर से इस तरह का डील कर दिया, तो वो क्या करता है, पूरा चुनाव को फाइनेंस करता है। वो पैसे जाते हैं, वो पैसे किधर जाते हैं? वो पैसे जाते हैं ये मोर्चा निकालने वाले लोगों के पास, और जाते हैं मतलब टीवी चैनल्स के पास, जो दिखाते हैं कि वो व्यक्ति बहुत महान है, और इसके लिए व्यक्ति को वोट आते हैं, और वो बंदा छोटे छोटे स्तर पे जीतता है। बड़े स्तर पे जैसे कि मतलब केंद्र स्तर पे व्यक्ति जब प्रधानमंत्री या फिर कोई कैबिनेट मंत्री बनना है, तो वो क्या करता है, वो माइंस बेचता है कि आप मेरे को मंत्री बना दीजिए, जो भी उसके लिए जो भी करना है वो करा दीजिए,
मैं क्या करूंगा, आप जैसे ही मंत्री बनूंगा मैं आपको ये माइंस का राइट्स आपको दे दूंगा, दिलवा दूंगा। तो ये होता है। तो इसीलिए जो सरकार जो है, आप सरकार में जो लोग हैं वो मंत्री ही बने हुए हैं इसी तरह के डील के चलते, और मतलब वो मुकर नहीं सकते, क्योंकि वो अगर मुकर गए तो अगले चुनाव में उनका हालत वो लोग खराब कर देंगे। उनके भरोसे वो लोग चुनाव लड़े हैं, वो जो कुर्सी पर बैठे हैं वो उनके द्वारा ही सपोर्टेड है, जिनसे पैसे मतलब वो जो चोर चकार वो जो लूट करते हैं माइंस की, उन्हीं के द्वारा ही उनकी कुर्सी टिकी हुई है। जनता इस खेल में शामिल नहीं है। यहाँ पे डेमोक्रेसी एक तरह का भ्रम है, वो भ्रम टूट जाएगा अगर ये वोट वापसी का कानून आएगा। वोट वापसी का कानून आने से जनता जो खराब मंत्री है या फिर जो खराब अधिकारी है उसको डायरेक्टली हटा सकती है, और जो उस जनता को जो अभी आप अगर किसी व्यक्ति को पदासीन करना चाहते हो तो आप अपना सपोर्ट कैसे दिखाओगे? आपको अपना सपोर्ट जो है फेसबुक पे आप लिख के दिखाओगे, वो कभी कब गायब हो जाता है, पर हम दिखाते हैं, पर उसका ज्यादा नहीं हो सकता। पर ये हम एक विधि मतलब एक प्रोसेस दे रहे हैं जिससे कोई भी व्यक्ति अगर किसी को सपोर्ट करना चाहे या फिर किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहता तो वो दिखा सकता है। तो तब वोट वापसी पासबुक कानून के आने से, जूरी कोड कानून के आने से कंट्रोल जो है वो जनता के पास रहेगी। जो व्यक्ति मतलब ऐसे लोग लोग जनता के ऊपर निर्भर होके ही छोटे स्तर से चुनाव जीतते जाएंगे और ऊपर तक पहुंचेंगे, तभी जाके मतलब माइंस की लूट रुक पाएगी। अभी दूसरी बात जो है कि मतलब आपका ये कोई सवाल का आंसर था कि सरकार जानते हुए भी क्यों इस लूट को रोक नहीं रही है, और वोट वापसी कानून के आने से ये कैसे रुकेगी, वोट वापसी जी रुकेगी। अब बात है कि ये सारे कानून आएंगे कैसे, तो उसके लिए जन आंदोलन चाहिए, और ये एक मतलब एक अलग हम डिस्कस कर सकते हैं। इट्स अ बिग क्वेश्चन कि हम इसको लाएंगे कैसे। जी अमित जी। सो अमित जी, इस प्रश्न के बाद मैं फिर से जाऊंगी हमारी पार्टिसिपेंट्स के पास, जो हमारी ऑडियंस अभी है, कि एक क्वेश्चन छोटा सा और आया है अभी हमारे पास, मैं पढ़ देती हूँ। While the government atmosphere is leading us towards privatization of PSUs, how can government companies enter in auction while all are leading towards privatization? जब सारी की सारी प्रॉफिट में भी कमा रही कंपनियों का आज सरकार तुली हुई है प्राइवेटाइजेशन करने पे, और जो नुकसान में है वो तो मतलब उनको वो तो बहाना है ही, तो फिर किस तरीके से गवर्नमेंट कंपनीज एंटर करेंगी ऑक्शन में? और थोड़ा सा अमित जी हमें पीएसयूज का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और उसका इससे क्या लेना देना, थोड़ा उसके बारे में भी हमें बताएं। देखिए, पीएसयूज जो है वो पार्शियली क्या करती हैं कि पार्शियली मतलब माइंस की लूट को थोड़ा सा रोकती हैं। थोड़ा सा कैसे रोकती हैं? मान लो सेल है, तो सेल अगर मान लो माइनिंग करके मतलब स्टील बना रहा है और उस स्टील को बेच रहा है, तो उससे जो प्रॉफिट आ रहा है तो वो प्रॉफिट गवर्नमेंट का प्रॉफिट है। मैं बोलते बोलते भूल गया था कि ये एक और भी मतलब इनकम सोर्स है गवर्नमेंट का, द प्रॉफिट ऑफ पीएसयू। तो पीएस पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है, मतलब ये एक तरह की कंपनीज ही हैं जो कि सरकार चलाती है। ये कंपनीज है जो कि सरकार बिजनेस नॉर्मल कंपनी मतलब बिजनेस करती है। तो ये इसका जो प्रॉफिट होता है वो भी सरकार का एक इनकम है। तो टैक्स हो गया, रॉयल्टी हो गया, और इस तरह का जो बिजनेस करने वाली कंपनी जो सरकार चलाती है वो भी एक, इसका प्रॉफिट भी एक तरह का मतलब सरकार का आय बन गया है। तो ये अगर मान लो सेल माइनिंग करती है और उससे स्टील बना के बेचती है और प्रॉफिट कमाती है, तो वो इनकम सरकार की इनकम हो गई। तो ये जो डायरेक्ट वो पैसा किसी और के मतलब किसी गुंडे के हाथ में चला जाता है, किसी प्राइवेट बॉडी के हाथ में चला जाता है, तो वो पैसा जो है फिर भी सरकार के दायरे में है, पर फिर भी वो पैसा जो है अल्टीमेटली लोगों के पास आता नहीं है। वो कैसे कैसे होके चोरी हो जाता है, पर फिर भी सरकार को दिखाना तो पड़ता है कि सेल ने इतना प्रॉफिट किया है, तो वो पैसा जो है फिर ये वेलफेयर स्कीम में जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा। तो उससे कैसे कैसे होके थोड़ा बहुत जो है वो लोगों के पास पहुंचता है। पर अभी फॉरेन कंपनी का इतना हो गया है कि वो भी नहीं पहुंचने देंगे, हम उसको टोटली खा जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो पीएसयू एक एक करके निकल रहे हैं, मतलब पूरा अधिकार करना चाहते हैं वो भारत के ऊपर, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। ये सेम प्रक्रिया फिर से हो रही है। तो मतलब जो फॉरेन कंपनीज है, दे आर इंक्रीजिंग देयर डोमिनेंस।
ठीक है अमित जी, धन्यवाद अमित जी। तो आपका ये कहना है कि जैसे जैसे अगर जब तक पीएसयू है तब तक एटलीस्ट गवर्नमेंट को लोगों को दिखाना पड़ता है कि कितना पैसा कोई एक गवर्नमेंट कंपनी कमा रही है। नहीं, जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो वो भी उनके हाथ से चला जाएगा। और प्राइवेटाइजेशन होने के बाद मुझे लगता है कि एक जो बहुत बड़ा नुकसान और भी होता है कि फिर इन प्राइवेट कंपनीज को धीरे धीरे, जैसे कि अभी आपने भी मेंशन किया, जितनी विदेशी कंपनियां होती है वो अधिग्रहण करना शुरू कर देती हैं और धीरे धीरे ये अधिग्रहण इस हद तक चला जाता है कि गवर्नमेंट का कुछ खास कंट्रोल उस पे रहता नहीं है। सो अच्छा, धन्यवाद। मैं एक पॉइंट मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। प्राइवेटाइजेशन इज नॉट बैड। आई एम नॉट, मैं ये नहीं मानता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन इज बैड। जैसे बहुत सारे एक्टिविस्ट मानते हैं कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, तो मेरा ये नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन इज बैड। मतलब प्राइवेटाइजेशन अंडर गवर्नमेंट, प्रॉपर गवर्नमेंट रेगुलेशन इज सेम एज पीएसयू और मे बी इवन बेटर देन पीएसयू। कि पीएसयू क्या है कि मान लो सेल है, वो कुछ लोग उधर हैं जिनको नौकरी पे रखा हुआ है, वो क्या करते हैं, ये माइंस प्रोक्योरमेंट करते हैं, सेल करते हैं वगैरह करते हैं और उससे एक प्रॉफिट दिखाते हैं कि हमने इतना प्रॉफिट बनाया। और गवर्नमेंट की ही कोई दूसरी डिपार्टमेंट उसको मॉनिटर करती है कि सच में इन्होंने क्या मतलब इतना प्रॉफिट किया या पैसा खा गए या क्या किया। ठीक है, तो मान लो सेम चीज कोई प्राइवेट बॉडी करे और कोई गवर्नमेंट की कोई दूसरी अथॉरिटी इसको मॉनिटर करे, तो ये काम प्राइवेट कर रही है या गवर्नमेंट कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स कि कितना प्रॉफिट का हिस्सा सरकार को जा रहा है। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन अंडर प्रॉपर गवर्नमेंट रेगुलेशन टू बी स्पेसिफिक, जहाँ पे कि जूरी ट्रायल और वोट वापसी की प्रक्रिया हो, उस तरह का अगर प्राइवेटाइजेशन हो तो ये बेहतर भी हो सकता है या फिर सेम भी हो सकता है। और बहुत सारा केस में मैं बोलूंगा बेहतर ही होगा। जैसे बहुत सारे विकसित देशों में 100 मतलब बहुत सारा प्राइवेटाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन मतलब उन्हीं के देश के ही लोग चला रहे हैं, बट वो गवर्नमेंट में नहीं है, वो प्राइवेट बॉडीज हैं और वो लोग बारी बारी में ऑप्शन करके देते रहते हैं कि ये कंपनी, फिर अगर 5 साल के अंदर उसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो कोई दूसरी कंपनी, ऐसा करके देते रहते हैं। तो उससे क्या है, उनका क्वालिटी भी बढ़ता है। पर भारत में जो हो रहा है कि कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं, कुछ नहीं, वो टोटल एक प्राइवेट बॉडी को टोटली दे दिया या फिर कोई टोटली फॉरेन कंपनी को ही दे दिया। तो ये जो है वो टोटली लूट है। इवन गवर्नमेंट बॉडीज में भी लूट हो रही है, प्राइवेट बॉडीज में इवन ज्यादा लूट होगी और फॉरेन बॉडीज में तो और भी लूट होगी। जी जी अमित जी, ठीक है, धन्यवाद अमित जी। तो अभी 5:10 होने वाले हैं। अगर किसी का और कोई प्रश्न हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। जिन्होंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, अगर वो चाहते हैं कि हमें एक बार धन वापसी पासबुक के बारे में फिर से बता दें कि ये लॉ क्या है, बीच जब तक आप और अगर आप चाहें तो हम एक बार रिकैप भी कर सकते हैं। मैं बीच में बस इतना बताना चाहूँगी कि ये जो पूरी हमारा मूवमेंट है, पूरी जो हमारी अभियान है, ये लॉ ड्राफ्ट के ऊपर है। 14 ऐसे लॉ ड्राफ्ट हैं जिनको आप हमारे फेसबुक के पेज से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस चैट में भी मिल जाएगा। इन लॉ ड्राफ्ट की बहुत सारी चर्चा राहुल चिमन भाई मेहता के राइट टू रिकॉल ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे भी उन्होंने की है और बहुत सालों से वो कर रहे हैं। और इन लॉ ड्राफ्ट के बेसिस पे ही हम इस पूरे मूवमेंट को चलाते हैं। हम किसी मोमबत्ती अभियान या फिर कोई रामलीला मैदान के आंदोलन पे विश्वास नहीं करते हैं। तो मैं ये क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात को समझें और सही तरीके से इसे प्रमोट करें। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि फेसबुक पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो कोई भी हो, मैं उदाहरण के तौर पे सुब्रमण्यम स्वामी जी का नाम लेना चाहूँगी, तो वो कोई भी हो, उनके जैसे भी लोग, वो आके केवल और केवल समस्या की चर्चा करते हैं और हीरो बन जाते हैं, पर समाधान के बारे में नहीं बताते हैं। तो ये जो 14 लॉ ड्राफ्ट हैं, ये पूरा का पूरा समाधान आपको बताते हैं, सिर्फ समस्या की चर्चा नहीं करते। माइक्रोमैक्स इन्फिनिटी से कोई लॉग्ड इन है जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? ओमकार जी, आपका एक और क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं और उसके बाद फिर हम इसको रैप अप करते हैं। हाँ जी ओमकार जी। एक्चुअली वो मेरा ही क्वेश्चन था प्राइवेटाइजेशन का। मेरा क्वेश्चन क्या था कि जैसे भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हर पीएसयू का, ठीक है, तो आपने ऑक्शन में बोला कि गवर्नमेंट कंपनीज भी ऑक्शन में पार्ट ले सकती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर गवर्नमेंट कंपनीज ही प्राइवेटाइज हो रही है तो अल्टीमेटली प्राइवेट कंपनीज ही ऑक्शन में पार्ट ले रही है ना, तो ये आप कैसे रोकोगे? हाँ अमित जी,
अमित जी, पीयूष जी, आपको के लिए क्वेश्चन मैं रिपीट कर देती हूँ। इनका कहना है कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो अल्टीमेटली प्राइवेट कंपनीज ही आती हैं सिर्फ, तो ये चीज कैसे रोकोगे कि सिर्फ प्राइवेट कंपनीज आ रही हैं और गवर्नमेंट कंपनीज जब बचेंगी नहीं तो आएंगी कहाँ से? तो गवर्नमेंट कंपनी आ नहीं रही है पर उसका कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है। मैंने एक्सप्लेन किया है कि प्राइवेटाइजेशन इज नॉट बैड इफ देयर इज अ प्रॉपर गवर्नमेंट रेगुलेशन, क्योंकि गवर्नमेंट का आपका डिफरेंस कहाँ है? आपको तो ये रॉयल्टी का पैसा मिल ही जा रहा है, जितना प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए वो ट्रू रॉयल्टी आपको मिल ही जा रहा है। नहीं, मेरा बेसिक तो क्या था कि आपने बोला ना कि गवर्नमेंट कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज दोनों ऑक्शन में पार्ट ले लें, तो अगर गवर्नमेंट कंपनीज ही प्राइवेट हो रही है तो अल्टीमेटली जी। वही क्वेश्चन हो गया ना कि जिनके पास 10 जन के पास मोनोपोली है उनका, तो वही हाँ, ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। नहीं, वो कैसे है? वो अलग है। जैसे मैंने उसका आंसर आपको दिया कि 10 जन का मोनोपोली है पर 11वां इंसान उसमें घुसता नहीं, इसलिए क्योंकि क्राइम है। दे आर डूइंग क्राइम, दे आर यूजिंग क्रिमिनल फोर्स। तो इसके लिए हमेशा ही न्यू प्लेयर्स घुसते ही रहेंगे। जैसे पीयूष ने एग्जांपल दिया कि टेक्सास में ही 2000 कंपनीज हैं, तो 2000 प्राइवेट बॉडीज हैं वहाँ पे। तो आपका क्वेश्चन है हाउ टू एंश्योर दैट ओनली गवर्नमेंट कंपनीज गेट दैट? नो, ये लॉ ड्राफ्ट जो है वो ये इंश्योर नहीं करता जी। और क्या है? गवर्नमेंट कंपनीज जो अभी तो जैसे पीएसयूज है वो गवर्नमेंट ओन्ड है, हाँ ठीक है। जी। तो अभी अल्टीमेटली डिसइन्वेस्टमेंट कर करके प्राइवेटाइजेशन चल रहा है हर एक कंपनी का, पीएसयू का, ठीक है। तो जैसे पकड़ के चलो कोई 5 पीएसयू थे जो ऑलरेडी ऑक्शन में पार्ट ले रहे थे, तो अल्टीमेटली उनका भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है अभी, और जो खरीद रहे वो 10 जन ये लोग ही जी, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि वो लोग ही खरीद, मतलब जो पीएसयू है वो ओन करेंगे, नाम वो रहेगा लेकिन पीछे का बंद ड्राइविंग फोर्स वो रहेंगे ना। हाँ, पर 11वां इंसान घुस ही सकता है ना उसमें। तो वो तो एग्जांपल सेट कर देंगे जैसे आपने बोला ना गुंडागर्दी करके। हाँ, तो गुंडागर्दी को रोकने के लिए ही हमने जूरी कोर्ट की प्रक्रिया रखी हुई है उसमें अंदर। आपका जो धनवाद की पासबुक है उसके अंदर ही जूरी कोर्ट का प्रोसीजर है। तो जूरी कोर्ट का प्रोसीजर ये इंश्योर करता है कि भाई एक बंदा अगर बिडिंग करने आता है तो दूसरा बंदा उसको धमकाता नहीं है, मारने की धमकी नहीं देता, तो कि उसके परिवार को किडनैप नहीं कर लेता। तो ये जूरी ट्रायल के थ्रू इंश्योर किया जा सकता है। तो वो इंश्योर रहेगा तो हमेशा नए नए लोग नए नए एंटिटीज बनते रहेंगे जो कि ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट करेंगे। तो आपने एक और एक बोला था कि आप प्राइवेटाइजेशन की अपोजिशन में नहीं है, ठीक है। बिल्कुल जी। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो इंडिया सिग्नेटरी है जिसका WTO और IMF और वर्ल्ड बैंक ने जितने एग्रीमेंट्स बनाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है, तो उसमें से 2 एग्रीमेंट्स है कि एक तो है ट्रिप्स और दूसरा है गैट एग्रीमेंट, ठीक है। अच्छा। तो वो 2 एग्रीमेंट अल्टीमेटली सब सेक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सर्विसेज सेक्टर, सर्विस में बैंकिंग, फाइनेंस जो भी है, ठीक है। ओके। तो मतलब मैंने एक इकोनॉमिक की बुक में पढ़ा था, रमेश सिंह आपको मालूम है, यूपीएससी का एक बुक है रमेश सिंह, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। नहीं, तो उसमें एक पैराग्राफ में मेंशन्ड है कि जो ये एग्रीमेंट साइंड है, जैसे गैट एग्रीमेंट है, ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ठीक है, तो इंडिया सिग्नेटरी है जिसका जी। तो उसमें ऐसे बताया है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो वो एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार ही हो रहा है। अच्छा। तो अगर वो हो रहा है तो उसके पीछे WTO और IMF है, और WTO IMF है मतलब US UK इलेटमेंट है। ओके। तो प्राइवेटाइजेशन को जस्टिफाई कैसे करें? और एक मेरा सब्सिडियरी क्वेश्चन उसमें है, ये है कि एक एग्जांपल दिया था राजदीप ने एक वीडियो में कि दिल्ली एयरपोर्ट का एग्जांपल दिया था, आपको वीडियो देख लो। उन्होंने उसमें बताया है कि जब ये दिल्ली एयरपोर्ट का ऑक्शन हो रहा था तो उसमें क्या बताया था कि दिल्ली एयरपोर्ट के पास लैंड है 6000 एकड़, ठीक है। उसमें जो एक्चुअल लैंड यूजेस है, जिनका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मतलब एयरपोर्ट है, हैंगर, तो वो एक्चुअल यूजेस है उनका 40 एकड़, और जो बाकी का है वो वेस्ट है, मतलब यूज नहीं कर रहे वो लोग, ठीक है जी। तो जब उसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा था तो उसका प्राइस कोट किया गया था 1400 करोड़। जबकि उनका मैनेजर जो हैंडल कर रहा था, राजदीप ने वहां गए थे वो, और उन्होंने उनको पूछा कि इसका मार्केट वैल्यू क्या है, तो वो बोल रहा था कि 1.3 लाख करोड़ है जी। तो वो तो कितना हो गया, मतलब 1000 टाइम्स ज्यादा हो गया ना।
हाँ अगर वो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, मतलब जो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो उसके पीछे हाँ ये गेम है कि आप ये नहीं दिखा रहे हो, मतलब एक्चुअली लैंड वैल्यू उसका है 1.3 लाख करोड़ और आप ले रहे हो उसमें 1400 करोड़, मतलब 1,000 रेट में ले रहे हो आप। हाँ। तो आप कैसे प्राइवेटाइजेशन को जस्टिफाई करो? मतलब आपका क्वेश्चन क्या है कि व्हाई यू आर थिंकिंग प्राइवेटाइजेशन इज गुड? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइवेटाइजेशन इज गुड। मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि प्राइवेटाइजेशन इज गुड अंडर गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो गवर्नमेंट अंडर प्रॉपर गवर्नमेंट रेगुलेशन और दैट एंड व्हाट डू आई मीन बाय प्रॉपर गवर्नमेंट रेगुलेशन? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन जो रेगुलेट करने वाली अथॉरिटीज हैं उसमें जूरी कोर्ट हो और जो है जो भी गवर्नमेंट जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके वो वोट वापसी पासबुक के दायरे में है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है जो राष्ट्रीय खनिज अधिकारी वो गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो वो तय करेगा कि भाई ये जो लैंड है उसका रेट क्या है, वो कि मार्केट वैल्यू क्या है उसका। और जब ऑक्शन डाला जाएगा तो ऑक्शन में लोग आके कोट कर देंगे प्राइस। आपको समझ आ रहा है? हेलो आप मैं आपको एक एक्चुअली वो ले क्यों रहा है? क्योंकि उसको उतने में लेने हैं, वो तो मार्केट रेट में कभी लेगा ही नहीं ना, क्योंकि उसको मतलब ही नहीं वो उतना रेट में लेके। तो कोई और ले लेगा, कोई और ले लेगा। नहीं तो तो कोई और प्रेजेंट सिस्टम कैसे है कि उनको 1000 मतलब 1/1000 रेट में चाहिए, तो यही प्रेजेंट सिस्टम है ना। अगर आप बोल रहे हो मार्केट नहीं आप मार्केट रेट का अर्थ क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट रेट? जैसे पकड़ दो, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अभी जो जैसे मुंबई में म्हाडा ये है, मुझे आप एक बात बताओ। व्हाट डू यू मीन व्हेन वी से दैट मार्केट वैल्यू ऑफ दिस आइटम इज 100 रुपीज? मैं अगर बोल रहा हूँ कि एक सेब के 1 किलो का मार्केट प्राइस है 100 रुपये, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाजार में आप जनरली 100 रुपये में सेब खरीद सकते हो, या फिर अगर आप 100 रुपये में सेब बेचोगे तो कोई ना कोई खरीद लेगा आराम से। इसका मतलब यही है, ठीक ना? तो जब आप बोल रहे हो कि लैंड का मार्केट वैल्यू इतना है, इसका मतलब ही यही है कि लोग उसको उतने रेट में खरीदने के लिए ऑलरेडी हैं। ऐसे लोग ऑलरेडी हैं जो कि उस लैंड को उतना रेट में खरीदने के लिए हैं, प्रेजेंट हैं। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू, क्योंकि मार्केट में ऐसे लोग ऑलरेडी हैं जो उस तरह की जमीन को उतना रेट में खरीद लेंगे। तो फिर आप ऐसे कैसे, फिर आप अगर ये बोल रहे हो कि वो लेगा ही क्यों, देन योर स्टेटमेंट इटसेल्फ इज कॉन्ट्राडिक्टरी कि वो लेगा नहीं, तो फिर तो वो मार्केट वैल्यू नहीं है फिर। तो सर मुझे आप एक बताओ कि आज कौन सा ऐसे सिस्टम है जो मार्केट वैल्यू पे चल रहा है? कोई खरीद रहा है मार्केट वैल्यू पे, सब कुछ मार्केट वैल्यू पे ही चलता है, पेन एंड पेपर पे दिखता नहीं है। उदाहरण में देता हूँ, मैंने एक लैंड खरीदा, मेरा घर जिस पे मेरा प्राइवेट प्लेयर का बोल रहा हूँ, कॉमन सिटीजन का मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्राइवेट प्लेयर का बोल रहा हूँ। जी हाँ जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनका बोलो। हाँ, एक प्राइवेट प्लेयर जब दूसरे प्राइवेट प्लेयर से खरीदता है तो वो मार्केट वैल्यू से ही खरीदता है। एक कंपनी जब दूसरे कंपनी से जमीन खरीदती है, या फिर एक कंपनी जब कोई इंसान से जमीन खरीदता है, तो वो मार्केट प्राइस से ही खरीदता है, वो पेपर में कुछ भी दिखाता हो। प्रॉब्लम क्या आती है, जब कोई प्राइवेट बॉडी गवर्नमेंट से जमीन खरीदने जाती है तब वो मार्केट रेट से नहीं खरीदती। और वो क्यों नहीं खरीदती? ओके कि मान लो अभी जैसे कोई आदमी है, वो बेचेगा किसी आपकी मान लो एक जमीन है, तो मैं आपसे जमीन खरीदने जाऊंगा, तो आप तो ज्यादा से ज्यादा कीमत कोट करने का कोशिश करोगे, जितना ज्यादा हो सके आप कोट करोगे। तो वो अल्टीमेटली वो जमीन मार्केट प्राइस में ही बिकेगी, आपकी जो जमीन है। और बात क्या है कि मान लो आप एक मंत्री हो और आपको डिसीजन लेना है कि एक जमीन है और उस जमीन को मतलब उस जमीन को कितने रेट में फाइनली बेचना है, वो डिसीजन आपका होगा। तो क्या है, वो प्राइवेट बॉडीज आती हैं कि भैया हमको सस्ते में दे दो, आपको कुछ दे देंगे। तो मान लो वो जमीन बिकनी होती 1 लाख करोड़ में, तो वो 50,000 करोड़ में या फिर 10,000 करोड़ में वो बेच देती है जमीन, और मंत्री जी खा जाते हैं 20,000 करोड़। इस तरह से जो खरीदने वाली पार्टी है उसको खर्चा है कितना, 30,000 करोड़, और 1 लाख करोड़ की जमीन वो हथिया ले गया। तो इसलिए ये प्रॉब्लम होता है। जब ओपन ऑक्शन हो जाएगा, सब लोग आके बैठेंगे कि भाई खरीदना है, तो मंत्री जी का रोल ही नहीं रहेगा। मंत्री जी तय ही नहीं कर पाएंगे किसी को देना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है।
तब वो वही रेट में बिकेगी जिस रेट पे सर लोग खरीदना चाहते हैं। अभी वो अभी भी ऑक्शन की प्रक्रिया होती है, पर वो दिखाने के लिए होती है। क्यों होती, कैसे होती है? दिखाने के लिए कि एक ही बंदा आता है ऑक्शन में, या फिर उसकी सेटिंग होती है जिसके अंदर वही लोग आते हैं, बाकी लोग आते नहीं है, जो भी घुसने का कोशिश करते हैं उसको मार दिया जाता है। तो इस तरह से जो है वो प्राइस है वो कम भाव में खरीदते हैं। पर अगर एक ओपन फेयर ऑक्शन हो तो मार्केट प्राइस पे ही बिकेगी जमीन, मतलब मार्केट प्राइस पे ही लीज पे जाएगी। तो आपका क्या ओपिनियन है कि जो लॉस मेकिंग पीएसयू जो प्राइवेटाइज हो रहे हैं, ठीक है, हाँ तो प्राइवेट प्लेयर्स क्यों खरीद रहे हैं? कौन? प्राइवेट बॉडीज क्यों खरीद रहे हैं? लॉस मेकिंग पीएसयू। हाँ, क्योंकि मतलब अभी वो टोटल कंट्रोल पाना चाहते हैं। देखो अभी पीएसयू जो है, पीएसयू में क्या है, कुछ लोग ऑलरेडी, कुछ इंजीनियर, कुछ ऑफिसर्स वगैरह बैठे हुए हैं, ठीक है, और उनके अंडर छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं। जैसे सेल है, तो सेल को जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, भारत में राउरकेला में एक प्लांट है, राउरकेला स्टील प्लांट, ठीक है। मेरे पिताजी एक लेबर का काम करते थे, ठीक है, तो वो भी स्टील प्लांट में काम करते थे, पर वो डायरेक्टली सेल के अंडर नहीं थे, वो एक कॉन्ट्रैक्टर के अंडर थे। तो सेल के अंडर क्या होता है, और छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं, छोटे छोटे बड़े छोटे कुछ भी कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं, जो काम, बहुत सारा काम सेल का करते हैं। अभी क्या है कि इसमें से जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सेल जिनको कॉन्ट्रैक्ट देती है वो सेल के ऑफिसर्स वगैरह उनसे खाते हैं पैसा, ठीक है। तो अभी जो है ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स अभी उनको भी नहीं खिलाना चाहते, वो अभी खुद सारा खा जाना चाहते हैं अभी, तो यही काम है। तो अब वो अभी प्रॉब्लम क्या है कि अभी वो कॉन्ट्रैक्टर्स फॉरेनर्स हैं, तो वो फॉरेनर्स चाहते हैं भाई आप भी निकल जाओ, हम ही खाएंगे, अब सारा हम ही खा जाएंगे, आपको भी नहीं देंगे। मतलब सेल जो था तब भी लूट होती थी, ठीक है, पर कुछ पैसा जो है वो सरकारी ऑफिसर खाते थे, और क्योंकि सरकार की एक बॉडी घुसी हुई है, इसलिए जो है कुछ पैसा दिखाना पड़ता था प्रॉफिट, कि भाई ये हो रहा है, तो वो पैसा तरह तरह से सरकार के पास आता था और कुछ कुछ लगता था। अभी जो है प्राइवेट बॉडीज बोल रहे हैं भाई तुम हटो, अब हम सब खा जाएंगे, तो इसलिए वो लोग आ रहे हैं कि उनका भी जो खाने का है वो भी खा जाए। नहीं, वो तो एक रीजन हो गया, तो आपको नहीं लगता कि जो अभी ऑक्शन होता है प्रेजेंट, वो अंडर वैल्यू होता है? हाँ, अंडर वैल्यू इसीलिए होता है। अंडर वैल्यू कैसे होता है उसका मैकेनिज्म मैंने आपको बोला ना, कि ये जो ऑफिसर्स, मंत्री वगैरह जो हैं, जिनको रेट डिसाइड करने के लिए दिया गया है, या फिर ऑक्शन को कंडक्ट कराने का अथॉरिटी दिया है कि कंडक्ट फेयर ऑक्शन, वो लोग ही करप्ट हैं और वो ऑक्शन को फेयर नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? क्योंकि वो लोग पैसा खाते हैं, उनको उस अनफेयर ऑक्शन में से उनको पैसा मिलता है, इसीलिए वो अनफेयर ऑक्शन कराते हैं, इसीलिए कि अंडर वैल्यू में वो बिकती है। अगर वो फेयर ऑक्शन होता तो अंडर वैल्यू में वो बिकती नहीं। तो मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी को मिले या फिर प्राइवेट अथॉरिटी को मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार को जितना मिले